हाँ जी, वापस आते हैं हमारे मैथमेटिक्स में। तो भाई हमने दो टॉपिक कवर करे। पहला टॉपिक क्या था? नंबर सिस्टम। और कल हमने कौन सा पढ़ा? रेशो। तो डेली एक एक टॉपिक जो है हमें करना है और कोशिश वही करेंगे, पुराना रिवाइज करते जाएंगे और नया टॉपिक जो है शुरू करेंगे। तो एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं। नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम सबसे पहले कौन से नंबर्स आए? नेचुरल नंबर, स्वाभाविक नंबर्स। काउंटिंग कहाँ से शुरू होती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद फिर कौन सा नंबर आया था? ज़ीरो। नेचुरल नंबर और ज़ीरो को मिला के एक नाम दिया। क्या नाम दिया? होल नंबर्स। होल नंबर्स। उसके बाद कौन से नंबर आए? नेगेटिव नंबर। जब लेन देन हुआ तो नेगेटिव आने शुरू हुए। फिर नेगेटिव होल नंबर्स को कंबाइन करके एक नया नाम दिया। क्या नाम दिया? इंटीजर्स। उसके बाद कौन से नंबर आए? फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन कौन से होते हैं? या तो टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग। पर नॉन टर्मिनेटिंग के पैटर्न तो होगा ही होगा, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो फ्रैक्शंस और इंटीजर दोनों को मिला के फिर एक नाम दिया। क्या बोला? रैशनल नंबर। रैशनल मतलब क्या होता है? लॉजिकल नंबर्स। फिर कुछ इलॉजिकल नंबर्स भी डिस्कवर हुए जिसको हम क्या बोलते हैं? इरैशनल नंबर। तीन आपको एग्जांपल दिए। पहला कौन सा है? पाई। दूसरा कौन सा है? ई। तीसरा कौन सा है? अंडर रूट की वैल्यूज। इन सब में एक चीज कॉमन क्या है? ये सारी वैल्यूज क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। क्योंकि पैटर्न नहीं मिल रहा इसलिए लॉजिक अभी तक जो है पता नहीं चला। और आपके लॉजिकल इलॉजिकल रैशनल इरैशनल मिलाकर हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्यों बोलते हैं? रियल लाइफ में इसकी यूज जो है हमारा होता है। उसके बाद फिर मेरा क्या है? इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर क्या होता है? बना ली फूल पत्ती। अब पढ़ाई पर ध्यान दे, ठीक है? फूल पत्ती घर पर, एम्ब्रॉयडरी घर पर। अगर सी नहीं बने को तो एम्ब्रॉयडरी करनी पड़ेगी। इस समय ध्यान किस पर रहेगा? पढ़ाई पर जो है रहेगा, ठीक है? चलो, हाँ, फूल पत्ती एम्ब्रॉयडरी जो भी करनी है घर पर करेंगे, रजिस्टर मत किया करो। सीए कर रहे हो बताओ। चलो फिर आ जाए। तो उसके बाद रियल नंबर। रियल नंबर के साथ फिर कौन से हैं? इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर जो इमेजिनेशन पर जो है चलते हैं। इमेजिनेशन में एक एग्जांपल अंडर रूट अगर नेगेटिव में जो है आ जाए, और अंडर रूट ऑफ -1 ये कितना हो जाता है? आए जो है आ जाता है। पहली क्लास हो तुम्हारी आज? तो दूसरी स्टार्टिंग से हो तो पता है बेइज्जती करता हूँ मुंह पर। नहीं, मेरे अब तक तो आदत होगी कि जो नहीं पढ़ रहा, चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे साथ पाला नहीं पड़ा, वेरी गुड। भाई बार बार कहता हूँ मेरे को सिर्फ वो बच्चा चाहिए जो ध्यान पढ़ाई पर हो, और कोई काम करने कहीं और चले जाओ, भाई क्लास में फिर मत आओ, ठीक है जी? चलो फिर आगे आ जाए। फिर कल हमने सीखा था रेशियो। हाँ जी, रेशियो क्या है? रेशियो इज अ कंपैरिजन, मैथमेटिकल रिलेशन ऑफ द साइजेस ऑफ टू और मोर क्वांटिटीज। क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिवीजन। डिवीजन की मदद से लोवेस्ट फॉर्म में लेकर जो है आते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट सीखा था, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सेम यूनिट पर हो, ऐसे कोई ज़रूरी नहीं कि सेम काइंड में हो। हाइट और वेट सेम नहीं होता। हाइट सेंटीमीटर में होता है, वेट आपके केजीज में होते हैं। हम रेशियो निकाल सकते हैं, बॉडी मास इंडेक्स इसी से जो है बनता है। स्पीड एक रेशियो है, डिस्टेंस ट्रेवल किलोमीटर में, और टाइम क्या है? आवर्स में। तो ये बहुत बेसिक चीज़ें कहते हैं ना, मतलब वही रेशियो नॉर्मली सेम यूनिट में होता है पर ऐसा कोई ज़रूरी जो है नहीं होता। इसलिए हमारा फोकस क्या है? तरीके से पढ़ाई जो है करनी है, कहीं पर भी रट्टा जो है नहीं मारना। फिर हमने जब रेशियो को समझा तो रेशियो में हमने कहा आपकी जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगी, हमने कहा दो ही वैरायटी हैं। दो वैरायटी क्या है? रेशियो गिवन होगा और एक एक्चुअल वैल्यू है। एक्चुअल इसी रेशियो में से चाहे फर्स्ट टर्म हो या सेकेंड टर्म हो या थर्ड टर्म हो, कोई एक वैल्यू गिवन होगी तो हमें क्या यूज़ करना है? यूनिटरी मेथड, सिंपल यूनिटरी मेथड जो है रहेगा। और दूसरा क्या है? हमने कहा रेशियो कुछ और है, एक्चुअल वैल्यू कुछ और है, तब मुझे क्या करना है? एक्स लेट करना है। 2x 3x 4x लेट करेंगे, फिर एक इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन ऐड भी हो सकता है, सब्ट्रैक्ट भी, मल्टीप्लाई डिवाइड, वो तो क्वेश्चन बताएगा क्या कैसे जो है हमारा होगा, ठीक है? फिर हम आगे आए थे टाइप्स ऑफ रेशियोज। जल्दी से याद करके बताओ। अगर रेशियो a अपॉन में b है, अगर रेशियो a अपॉन में b है, पहला रेशियो कौन सा बड़ा था? इनवर्स रेशियो। कौन सा है? b अपॉन में a। दूसरा रेशियो कौन सा बड़ा था? डुप्लीकेट रेशियो। ये क्या होता है? a² इज टू b²। तीसरा कौन सा बड़ा था?
ट्रिप्लीकेट रेशियो, ये कौन सा आता है, ए क्यूब इज टू बी क्यूब। नेक्स्ट कौन सा बड़ा आता, सब डुप्लीकेट रेशियो, ये क्या होता है, अंडर रूट ऑफ ए अंडर रूट ऑफ बी। नेक्स्ट कौन सा होता है, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, क्यूब रूट ऑफ ए क्यूब रूट ऑफ बी। नेक्स्ट कौन सा होता है, कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो वो क्या होता है, सबको इकट्ठा करना, कंपाउंड का मतलब इकट्ठा करना, सबको इकट्ठा किया कैसे कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करके। और लास्ट कौन सा सीखा था, कॉन्टिन्यूड रेशियो। कॉन्टिन्यूड रेशियो जो लिंकिंग पिन है उनकी वैल्यूज को सेम जो है बनाने, जब सारी वैल्यू सेम हो जाएगी कॉन्टिन्यूड रेशियो जो है आ जाएगा। ठीक है जी, ये सारा हमने पढ़ा। उसके बाद फिर आगे बढ़े थे, रेशियो अगर 3 टर्म्स का है कैसे लिखते हैं, ए कॉलन बी कॉलन सी, इस प्रकार से लिखते हैं। अगर 4 टर्म्स हैं, ए कॉलन बी कॉलन सी कॉलन डी, अगर 5 टर्म में ई 6 हैं, सारा कुछ जो है कर सकते हैं। पर अगर 2 टर्म्स हैं, ये क्या होता है, ए अपॉन में बी। ऐसा क्यों, क्योंकि मेरे को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों चाहिए, क्योंकि मुझे क्या करना है, कंपैरिजन करना है। पर अगर 3 टर्म आ गया, अगर नीचे लिख दोगे तो ये सारा गड़बड़ जो है हो जाएगा। जैसे 3 टर्म को तो ऐसे लिखना है, 4 5 6 टर्म्स को ऐसे लिखना है। 2 टर्म्स अगर हैं तो आप ए इज टू बी या ए अपॉन में बी जो है लिख सकते हैं। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़े और हमने कहा जब भी रेशियो निकालेंगे, रेशियो को नॉर्मली लोवेस्ट टर्म में लिखा जाता है, रेशियो को नॉर्मली लोवेस्ट टर्म में लिखा जाता है और रेशियो को नॉर्मली इंटीजर फॉर्म में जो है लिखा जाता है। तो अगर आप रेशियो को इंटीजर फॉर्म में लिख पाए लास्ट में तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटिटीज आर कमेंसुरेबल। एक स्टैंडर्ड यूनिट्स पे सारा काम चल रहा है, इस वजह सारी यूनिट क्या लॉजिकल सी यूनिट्स है, स्टैंडर्ड यूनिट में काम चल रहा है। पर अगर क्वांटिटी को आप इंटीजर में नहीं लिख पाए, ऐसा कब होगा, 2 ही केस है, लास्ट में या तो इमेजिनरी बचेगा या इरैशनल बचेगा, बाकी सब तो कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर इरैशनल बचेगा या इमेजिनरी बचेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, इनकमेंसुरेबल जो है आ जाएगा। कंफर्टेबल है, चलो जी और आगे बढ़ जाए। यहाँ तक शायद हमने सारा जो है किया था। तो भी आज की क्लास अब शुरू जो है करते हैं। लो जी, आज की क्लास फिर आगे जो है शुरू करते हैं। और आज एक छोटा सा टॉपिक का नाम क्या है, प्रपोर्शन। टॉपिक का नाम प्रपोर्शन। कंसंट्रेशन के साथ अच्छे से जो है पढ़ना है, अच्छे से पढ़ो कि घर में पढ़ने की नौबत जो है ना आए। कल रेशियो पढ़ने में कितना टाइम लगा याद करने में, 5 मिनट, 4 मिनट भी शायद नहीं लगे होंगे। और आप चेक करें, आपको पूरा रेशियो सीक्वेंस में याद है, हमें रट्टा नहीं मारा। आपका ब्रेन इतना लॉजिकल है, लॉजिकली पढ़ोगे ना तो आपको लॉजिकली सब कुछ याद भी जो है हो जाता है। पर जब इलॉजिकल होते हैं सारा का सारा भूल जाते हैं। इसलिए क्लास में मेरी कोशिश है, क्लास में इतना याद करा दूं कि घर जाके आपको पढ़ना ना पड़े, घर जाके आप बिस्तर पर पढ़ जाएं। ठीक है, घर जाकर आप इंजॉय करें, आपको अपनी लाइफ को बैलेंस भी जो है बनाना है। और वैसे अगर सीए फर्स्ट शॉट में करना है तो मैं कहूँगा दबाकर पढ़ाई भी करो और दबाकर मस्ती भी करो। अगर सीए फर्स्ट शॉट में करना है तो एक ही तरीका है, दबाकर पढ़ाई करो, दबाकर मस्ती जो है करो। दबाकर पढ़ाई का मतलब क्लास में इतना अटेंटिव हो जाओ कि बस मुझे क्लास में सब कुछ क्लास में ही याद जो है हो जाए। घर पर तो सिर्फ होमवर्क किया, थोड़ा सा रिवाइज करा और घर पर जाके अपनी पूरी मस्ती जो है करो। अगर ये लाइफ अगर जी पाओगे, सीए फर्स्ट शॉट में जो है होता है, सिर्फ वही बच्चे बर्बाद होते हैं जो किताबी कीड़े होते हैं। क्लास में भी पढ़ रहे हैं, घर पे भी पढ़ रहे हैं, क्लास में पढ़ रहे हैं, घर पे पढ़ रहे हैं, ओवर थिंकिंग के चक्कर में एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इसमें ये बर्बाद जो है होते हैं। और तभी आपको बताओ कितने किताबी कीड़े हैं, सबसे ज़्यादा यही किताबी कीड़े सुसाइड कमिट करते हैं। आईआईटी में चले गए, मेडिकल क्लियर हो गया, सुसाइड कर लिया। इतना किताबी कीड़े हैं कि उनका ब्रेन बंद हो गया, उनको मार्क्स के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। दूसरा, इतने किताबी कीड़े हो गए, मार्क्स तो आ गए पर कोई नई चीज़ उनको समझ नहीं आ रही, इतना ज़्यादा प्रेशर ले लिया, सुसाइड कमिट जो है कर रहे हैं। कितनी दुर्भाग्य है कि बच्चा टॉप आईआईटी जाने के बाद, मेडिकल होने के बाद, इवन सीए में भी बच्चे जो हैं सुसाइड कमिट करते हैं। क्यों की बात वही है, अपने ब्रेन के साथ आप अनजस्टिफाइड प्रेशर जो है डाल रहे हो। बैलेंस लाइफ जीनी है। बैलेंस लाइफ का मतलब क्लास में पढ़ो, तरीके से पढ़ो, इतना तरीके से पढ़ लो घर पे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़े, घर पे ज़्यादा पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत जो है नहीं पड़े। सी अगर करना है प्रैक्टिकली, क्लास में अच्छे से पढ़ो, क्लास में आप पढ़ें और घर पे तो कहूँगा 2 से 3 घंटे अगर आप पढ़ते हैं मोर देन सफिशिएंट है। और मेरा तो मानना है 2 से 3 घंटे आपको डेली जो है इंजॉय करना चाहिए। वो बात अलग है, आपको इंजॉयमेंट आजकल करना ही आप भूल गए हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है, आजकल यूथ को इंजॉय करना नहीं आता। आजकल इंजॉयमेंट की डेफिनेशन ही जो है बदल गई। आप इसे पूछ लेता हूँ, इंजॉयमेंट आप कैसे कैसे करते हो?
इंजॉयमेंट, आजकल इंजॉयमेंट का सोर्स क्या है? इंजॉयमेंट आप कैसे करते हो? स्पोर्ट्स, आप खेलने जाते हो? आजकल इंजॉयमेंट, हाँ जी, खेलने जाते हो? आजकल ऐसे कुछ आ रहा था, आजकल यूथ का स्पोर्ट्स क्या है? कह रहे खेलने जाते नहीं, लोगों के दिलों से खेल रहे होते हैं, है ना? ये आजकल नेशनल स्पोर्ट्स है, दिलों से खेलना। ब्रेकअप ब्रेकअप चल रहा है। कह रहे आजकल और तो कुछ खेला जाता नहीं, क्योंकि घुटने तो काम कर नहीं रहे, कमर आपकी काम कर नहीं रही, तो क्या खेल खेलें? चलो दिलों के साथ खेलते हैं। कभी उसका दिल तोड़ रहे हैं, कभी खुद का दिल तोड़ रहे हैं, खेल रहे हैं। तो भाई दूसरा आइडली तो खेल कौन सा होना चाहिए था? मे भी क्रिकेट खेलें, बैडमिंटन खेलें, स्विमिंग करें, कुछ भी खेल जहाँ पर आउटडोर एक्टिविटी जो है वो आपकी हो। वो आजकल आपकी एक्टिविटी जो है बंद है। मेरा मानना है दिन में हाफ एन आवर 1 आवर आपको फिजिकल एक्टिविटी करना ज़रूरी है। आपको कुछ ना कुछ गेम्स खेलनी चाहिए, कुछ ना कुछ गेम्स आपको खेलनी चाहिए, तो आप फिजिकली एक्टिव जो है वो आप जो है रहेंगे। तो कोई ना कोई स्पोर्ट्स आपके पास होना चाहिए। स्पोर्ट्स एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। और अगर स्पोर्ट्स नहीं तो कहूँगा योगा आप ज़रूर करें। जिम के मैं फेवर में नहीं हूँ, जिम आपकी बॉडी ख़राब करती है। आजकल यूथ को, हाँ आजकल यूथ को ये भी है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है। आजकल यूथ को, आप जिम जा रहे हैं, जिम से आपकी बॉडी बनती नहीं, खराब होती है। योगा अगर करोगे तो बॉडी आपकी फिट एंड फाइन जो है रहती है। योगा अगर करोगे बॉडी फिट एंड फाइन रहती है। जिम से तो आप अपने आप को खराब ही कर रहे हैं। पर आजकल बिजनेस इतना ज़्यादा चल रहा है कि आपको कैसे गुमराह करते हैं आपको भी आज तक जो है नहीं पता। ठीक है, एनीवेज फिजिकल एक्टिविटी करें। और अगर फिजिकल एक्टिविटी स्पोर्ट्स नहीं कर सकते, और भी बहुत सारी चीज़ें, म्यूज़िक, डांस, क्रिएटिविटी होना बहुत ज़रूरी है। पेंटिंग, स्केचिंग, ये सब स्कूल में सिखाया था। आप कितना करते हो मुझे आइडिया नहीं है, पर कोशिश करें। इसलिए मैंने कहा मैं आपको क्लास में इतना पढ़ा रहा हूँ कि घर पर ज़्यादा बर्डन जो है नहीं है। क्लास में अपने अच्छे से पढ़े और घर पर जाके अच्छे से मस्ती जो है करते जो है चले जाए। चलो जी, एनीवेज वापस आए प्रपोर्शन। तो भाई चेक करें, कह रहे हैं इफ़ A अपॉन में B इज इक्वल टू C अपॉन में D। जिम जाना इज द मोस्ट स्टूपिड एक्टिविटी जो यूथ करता है। हाइट ऑफ स्टूपिडिटी, मतलब हाइट ऑफ स्टूपिडिटी, मतलब। और आपको लग रहा है आप जिम जाके सही कर रहे हो, कंप्लीट नॉनसेंस। पहली बात तो एक छोटी सी बात, जिम में आपकी बॉडी तो वैसे ही खराब करने की तैयारी है। एक तरफ जिम क्योंकि कमरे में कर रहे हो, एक तरफ पसीने आ रहे हैं, एक तरफ एसी चल रहा है। ये तो पहला बेसिक ही चीज़, एक तरफ पसीने आ रहे हैं, एक तरफ एसी चल रहा है। तो आप खुद सोच जाए, बॉडी को समझ ही नहीं आ रहा। जब आप जिम कर रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं, उससे बॉडी हीटअप हो रही है, क्योंकि वो चाहती है हीटअप होना, स्वेटिंग चाहती है, साथ साथ आप एसी चला रहे हो। व्हाट नॉनसेंस। दूसरा, जिम कर रहे हैं, आप रनिंग कर रहे हैं और उस कमरे में 20 लोग एक साथ रन करें, ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ऑक्सीजन वहाँ पे है ही नहीं, एक दूसरे की सांस ही ले रहे हो। हम लोग समझ के बाहर है। आप खुद कभी लॉजिकली तो आप सोचें, जिम उस समय आप जब रनिंग कर रहे हैं, आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत नॉर्मल से ज़्यादा है, कम है? बहुत ज़्यादा है। आपको नॉर्मल से ज़्यादा आप चाहिए, आप हाफ रहे हैं, ऑक्सीजन चाहिए, वहाँ पर पेड़ पौधे हैं ही नहीं। आप अपनी बॉडी का सत्यानाश कर रहे हो। तभी आप चेक करें, मेंटली फिट नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि उस समय ऑक्सीजन मैक्सिमम चाहिए और आप मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड आप इनहेल कर रहे हो, तो उसका बॉडी कहाँ से फिट होगी? सिर्फ स्कैम है, सिर्फ स्कैम है। पर आप लॉजिकल सोचे तो सही, लॉजिकल सोचे तो सही, आप क्या कर रहे हो? जिम जाके अपनी बॉडी बना रहे हो और बाद में बॉडी दिखाने के लिए फिर प्रोटीन शेक वो सारी आप जो है काम कर रहे हैं। मतलब हाइट ऑफ स्टूपिडिटी। और आप कह रहे हैं आपकी बॉडी फिट है। चलो एनीवेज वापस जो है आते प्रोपोर्शन पे आ जाए। चलो, इफ ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, कॉमा देन ए बी सी एंड डी आर said to be in proportion। हाँ जी, तो भाई अब चेक करें प्रोपोर्शन क्या है।
ए अपॉन में बी एक रेशो है, सी अपॉन में डी एक दूसरा रेशो है, डेट इक्विटी रेशो में भी करंट रेशो, दो अलग अलग रेशो। रेशो क्या करता है, क्वांटिटीज को कंपेयर करता है, प्रोपोर्शन क्या कर रहा है, रेशो को कंपेयर कर रहा है। ए अपॉन में बी एक रेशो है, सी अपॉन में डी एक रेशो है। तो दो वैल्यूज हो सकता है, ए अपॉन में बी बड़ा हो सकता है ए अपॉन बी छोटा हो सकता है दो वैल्यू क्या हो जाए, इक्वल आ जाए। तो कह रहे हैं अगर दो रेशियोज की वैल्यू इक्वल हो गई, अगर दो रेशियोज की वैल्यू इक्वल हो गई तो इन चार टर्म्स को हम क्या बोलते हैं, प्रपोर्शन में जो है कह देते हैं। कंफर्टेबल है तो आगे लिखिए, कह रहे हैं एन इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज is known as, an equality of two ratios is known as proportion। तो दो रेशियो को जब इक्वल कह देते हैं तो इनको क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शन। और कह रहे हैं इट इज एक्सप्रेस्ड एज, और इसको लिखने का तरीका, एक तरीका तो वही ए अपॉन में बी इज इक्वल टू सी अपॉन में डी। ए अपॉन बी को कैसे लिख सकते हैं, ए कॉलन बी, सी अपॉन में डी को कैसे लिखते हैं, सी कॉलन डी, और ये डबल कॉलन। तो भाई ए अपॉन में बी इज इन प्रोपोर्शन विद सी अपॉन में डी। कंफर्टेबल है। और फिर इनका नामकरण करते हैं, जैसे रेशियो में ए को क्या बोलते थे, फर्स्ट टर्म और एंटीसीडेंट, बी को क्या बोलते थे, सेकेंड टर्म और कॉन्सिक्वेंट। सेम यहाँ पर है, ए को हम क्या बोल रहे हैं, ए इज कॉल्ड फर्स्ट प्रोपोर्शनल टर्म, ए इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म या फर्स्ट प्रोपोर्शनल टर्म। तो बताओ बी को क्या बोलेंगे, सेकेंड प्रोपोर्शनल टर्म, सी को क्या बोलेंगे, थर्ड टर्म, और बताओ जी डी को क्या बोलेंगे, फोर्थ प्रोपोर्शनल टर्म। याद हो जाएगा। तो भाई चार टर्म्स हैं, तो ए मेरी फर्स्ट टर्म, बी मेरी सेकेंड टर्म, सी मेरी थर्ड टर्म, डी मेरी क्या आ गई, फोर्थ टर्म जो है ये मेरी आ जाएगी। कंफर्टेबल है। लो जी, ऐसे ही अब कुछ नाम और दे रहे आप, जिसने आज तक ना पढ़ा हो आप लॉजिकली सोच के बताना। अब मैं इन्हीं को एक नाम और देना चाह रहा हूँ, जिसने आज तक कभी ये वर्ड ना पढ़ा हो आप सोच के बताएं। अब मैं ए और डी को एक नाम देना चाह रहा हूँ और बी और सी को एक कंबाइंड नाम देना चाह रहा हूँ। तो आप सोचिए ए और डी को लॉजिकली अगर आपको कहता हूँ कोई भी एक नाम दो, तो ए डी को क्या कहूँ, ए और डी को मैं क्या कहूँ, कौन सी टर्म कहूँ, एक नाम या तो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, एक वर्ड अगर देना चाहूँ, एक वर्ड में क्या कहूँ, ए और डी को एक क्या कहूँ। हाँ जी, ए और डी को एक नाम आप सोच के बताएं। भी फर्स्ट एंड लास्ट टर्म है, मुझे एक कंबाइंड नाम देना है, ए और डी को क्या कहूँ। हाँ जी, ए और डी को एक नाम अगर देना हो तो कौन सी टर्म कहूँ, कोई भी तुक्का मारना चाहे। हाँ जी, कोई भी तुक्का जोर से अगर मारना चाहे, ऐसे मेरे को नहीं सुनेगा। एक्सट्रीम टर्म पहले से पढ़ा हुआ था, नालायक बाहर करो इसको। पहले मैंने कहा था मुझे रट्टा मारने वाले बच्चे नहीं चाहिए, तेरा इंप्रेशन बने नहीं, झड़ गया मेरे सामने। ठीक है, मैंने क्या कहा था, जो फर्स्ट टाइम मेरे को वो नहीं चाहिए, आपको पता था ना, मेमोरी बेस हो गया। मैं आपको लॉजिकल बनाना चाह रहा हूँ, मेमोरी बेस नहीं चाहिए मेरे को चाहिए आप खुद से सोच के बताएं। तो जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है, तो चलो ए और डी को क्या बोला, एक्सट्रीम टर्म्स, एक्सट्रीम पर है। अब जो फर्स्ट टाइम, जिसने आज तक कभी रट्टा ना मारा हो, आज तक कभी ना सोचा हो, फर्स्ट टाइम सोचो बी और सी, इसको मैं क्या नाम दूं, मिड टर्म। बात समझ आती है। यही लॉजिकल है, हमें कुछ रट्टा नहीं मारना। मैथमेटिक्स आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे खत्म हो गया, पर उन बच्चों को जो लॉजिकल सोच रहे हैं, जो मेमोरी बेस चल रहे हैं, उनका तो फट जाएगा। छोटा दिमाग है, ज़्यादा आपका चलता नहीं है। ठीक है, इसलिए आराम से सोचना है, एक एक शब्द पर जो है चलना है। तो आगे लिखिए, कह रहे हैं ए एंड डी आर also known as extreme terms। तो
तो भी ए और डी को एक कंबाइंड नाम दिया, क्या नाम दिया? एक्सट्रीम टर्म्स। ये क्या है? एक्सट्रीम पर है, किनारे पर, और कोई शब्द तो नहीं बनेगा। तो सोचिए नाम किसने दिया? इंसान ने तो दिया था, जैसे आप ऐसे कोई इंसान था, ऐसा कुछ अलग नहीं था, ये कोई भगवान का अवतार नहीं था कि भगवान अवतरित हो कहा देखो बस एक्सट्रीम टर्म कहेंगे। इंसान ने शब्द बनाए हैं, लॉजिकली सोचोगे आप खुद ही जो है ऐसे टर्म्स बना लोगे। लो जी, और ऐसे ही मैंने कहा बी एंड सी are also known as middle term। मिडल टर्म्स कह देते हैं या मीन टर्म्स। मिडल टर्म या मीन टर्म्स, जो बीच की टर्म्स होती हैं उसको मिडल टर्म या मीन टर्म्स का जो है नाम दिया है। कंफर्टेबल है? लो जी, अब थोड़ा सा आगे टाइम पास करते हैं। तो कह रहे हैं ध्यान से देखें, कह रहे हैं इफ ए अपॉन में बी इज इक्वल टू सी अपॉन में डी। अब एक फॉर्मूला बना रहे हैं, बिल्कुल टाइम पास फॉर्मूला है। मैं आप ही से पूछूं अब मुझे कोई फॉर्मूला बनाना, आप ही बताओ क्या टाइम पास फॉर्मूला बनाओगे? इस फॉर्मूले से क्या फॉर्मूला बनाए? हाँ, इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ये क्या हो जाएगा? ए डी इक्वल टू बी सी, बन गया फॉर्मूला। फॉर्मूले सारे ऐसे बनते हैं, सारे टाइम पास मस्त फॉर्मूले हैं, कोई फॉर्मूला नहीं। तो कह रहे क्या फॉर्मूला बनाए? अब फॉर्मूला धक्के से बना रहे थे, फॉर्मूला बन गया। कह रहे ए डी इक्वल टू बी सी, इसको क्या बोलते हैं? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन रूल। लिख लो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। हे राम, कितना मुश्किल चल रहा है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, आज तो घर पे याद करने में जान निकल जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन रूल इसको कहते हैं। ठीक है जी, ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये क्या है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन रूल। आसान है कि मुश्किल है? आसान चल रहा है। इसी को अगर मुश्किल बनाना हो, देखो इसी को अगर कॉम्प्लिकेट करना हो, इसी को अगर कॉम्प्लिकेट करना हो तो कैसे कॉम्प्लिकेट किया जाता है? तभी आपको बता रहा हूँ क्यों दुनिया आपको टॉर्चर कैसे करती है। सीधी सी बात थी, बात खत्म हुई। पर इसी को अगर कॉम्प्लिकेट करना हो तो लोग क्या कहते हैं? जो किताबों में लिखा है, मैं आपको नहीं लिखवा रहा, पूछ लूंगा लिखवाऊं या ना लिखवाऊं। किताबों में क्या लिखा है? किताबों में कह रहे हैं इफ ए बी सी डी आर इन प्रपोर्शन। ध्यान से समझना, कह रहे हैं इफ ए बी सी डी आर इन प्रपोर्शन देन देर इज अ यूनिवर्सल रूल दैट द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मिडल टर्म्स। है, फिर से रिपीट करता हूं, कह रहे इफ ए बी सी डी आर इन प्रपोर्शन देन देर इज अ यूनिवर्सल रूल दैट प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स विल बी ऑलवेज बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मिडल टर्म। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म, एक्सट्रीम टर्म्स क्या है? ए और डी। कह रहे हैं इसका प्रोडक्ट विल ऑलवेज बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मिडल टर्म। क्या ऐसी चीजें लिखवाऊं या रहने दूं? कंप्लीट नॉनसेंस है। ठीक है, होता वो ये ऐसी चीजें, बिल्कुल मैं कहता हूं बिल्कुल वाहियात चीजें हैं जो पढ़ाई को बोरिंग बनाती हैं, पढ़ाई को कॉम्प्लिकेट जो है कर देती है। सीधी सी बात थी, ए डी इक्वल टू बी सी से समझ आ गया क्यों इन चीज़ों को आप अपने शब्दों में, और ये कौन लोग करते हैं? ये कौन लोग करते हैं? ये करते हैं ऑथर्स। उनको अपनी किताब बेचनी होती है, किताब बेचनी है। अगर सीधा सीधा लिखेंगे तो किताब नहीं बिकेगी, कुछ अच्छे शब्दों से प्रेजेंट करना है, क्योंकि कंपटीशन होता है। आजकल मार्केट में कौन सी बढ़िया किताब चल रही है? अरे बढ़िया किताब चल रही है तो आप सिंपल चीज़ लिखो ना, कॉम्प्लिकेट क्यों कर रहे हो? ऐसे हाई फाई शब्दों से क्यों अपने काम करते हैं? पर यह भी आजकल एक सोसाइटी में बीमारी है, एक सोसाइटी की बीमारी है। हम सीधा सीधा शब्दों से बोलना ही नहीं चाहते। अगर कम्युनिकेट भी करना है तो हम कम्युनिकेट करते हैं ऐसे से वोकैबुलरी आजकल लोग याद जो है करते हैं। एक बहुत ही महानुभव है इंडिया के, बड़े फेमस चल रहे हैं। जब वो कुछ बोलते हैं लोग डिक्शनरी लेके बैठते हैं। नाम? अच्छा, आप तो न्यूज़ देखते ही नहीं। वेरी गुड वेरी गुड। वो महानुभव फेसबुक पे नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी, पॉलिटिक्स में है, पॉलिटिक्स में है। कांग्रेस के फेमस लीडर हैं, इंग्लिश वोकैबुलरी बहुत अच्छे, शशि थरूर। मेरे को आज तक समझ नहीं आया। वो कहते हैं वो जो भी बोलते हैं लोगों को डिक्शनरी खोल कर पढ़ना पड़ता है। उनकी स्टेटमेंट ही ऐसी होती है, लोगों को समझ नहीं आ रहा और लोग कह रहे हैं क्या बढ़िया है, वाहियात इंसान है। तेरी बात की जो समझ नहीं आ रही, तेरी बात समझने के लिए लोग डिक्शनरी खोल के बैठे हैं, तो क्या फ़ायदा हुआ? तो अपनी बात ही नहीं समझा पा रहा। होना क्या चाहिए? आप सीधा सीधा बताओ ना, कहना क्या चाहते हो? पानी चाहिए, बहुत पानी चाहिए। अब इसको आप ऐसा कुछ कर दो, लोग डिक्शनरी क्या मांग रहे हैं भाई?
व्हाट नॉनसेंस। और ये एक इंप्रेशन है, आजकल ऐसे लोगों को इम्प्रेस होते हैं, क्या वोकैबुलरी है। और आप सभी ये काम करते हो, स्कूल में ये सारी चीज़ें दी, इंग्लिश लिखना है, अच्छी अच्छी वोकैबुलरी लिखो कि सामने वाला इम्प्रेस हो जाए। अगर ऐसे आप इंप्रेशन बना रहे हो तो कैसे काम चलेगा। सोचो मैं इंप्रेस करने के लिए आपको ऐसी लैंग्वेज बोलना शुरू करूं, आपकी आंखें खुली खुली रह जाए, सर कहना क्या चाहते हो, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। ऐसा कुछ नहीं, सिंपल रखोगे तो ज़्यादा मज़ा जो है आएगा। चीज़ों को जितना सिंपल रखें उतना बेटर जो है रहेगा। चलो जी, एनीवेज फिर आगे आए, पेपर के सवालों पर आ जाएं। एग्जाम्पल नंबर 1, इसलिए कहूँगा अगर आपको अपने इम्प्रेशन बनाना है, जितना सिंपल हो सकते हो उतना आप ग्रो जो है करोगे, जितना सिंपल रहोगे उतना ग्रो जो है करोगे। लो जी, एग्जाम्पल 1, कैन फाइंड द वैल्यू, find the value of x if the following terms are in proportion. Following terms are in proportion. लो जी, तो भाई अब पेपर का सवाल 1 नंबर में क्या पूछेंगे, तो भाई फॉलोइंग टर्म्स, तो मैंने कहा भाई केस 1, तो मान लीजिए मैंने कहा 2, 3, 5 और फाइंड द वैल्यू ऑफ x। कह रहे हैं x की वैल्यू निकालना है, तो बताओ जी, और सारा काम लिखना नहीं, सारा काम क्या रहेगा, मेंटली कैलकुलेटर पर रहेगा। तो अब चेक करो, कह रहे हैं 2, 3, 5x अगर प्रोपोर्शन में है, 2, 3, 5x प्रोपोर्शन में, देखो आइडली तो स्टेप 1 क्या होगा, इसका मतलब लिखना नहीं, 2/3 इज इक्वल टू 5/x। फिर आपको x सॉल्व करना है तो क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 2x इक्वल टू 15। इसका मतलब क्या मैं इस स्टेप को छोड़ दूं, मैं इस इक्वेशन से ही शुरू कर सकता हूं। तो मैंने कहा अगर सवाल है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो मैं क्या कह रहा हूं, 2x इज इक्वल टू 15, क्या ये मेरा पहला स्टेप हो सकता है, ठीक है। तो ये मेरा पहला स्टेप हो सकता है, नहीं तो बात वही है, मैंने कहा 2/3 इक्वल टू 5/x, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसी पर आया, तो ये मैंने अपना टाइम बचाया। अगर मैं लिखूंगा तो 3, 4, 5 सेकंड तो लगेंगे, 10 सेकंड लगेंगे, मेरे पास टाइम बचाया। अब मैं इस पर आया, 2x इक्वल टू 15, तो बताओ x कितना आ गया, हाँ जी 15/2 7.5। ध्यान समझो, क्या ये भी मुझे लिखने की ज़रूरत है। अब ध्यान से चेक करो, सारा काम कैलकुलेटर पर, तो करना क्या है, मेरे माइंड में क्या है, 2x इक्वल टू 15, इसका मतलब x निकालना है, इसको मल्टीप्लाई सीधा कैलकुलेटर पर कर सकता हूँ, 3 इंटू 5 कैलकुलेटर पर, डिवाइड किससे करना है, 2 से, मेरा आंसर आ गया। यही सेम सवाल बच्चे 1 मिनट में भी कर सकते हैं, यही सेम सवाल 2 मिनट में कर सकते हैं, यही सवाल 30 सेकंड में लगा सकते हैं, ये सवाल 5 सेकंड में भी हो सकता है। क्या ये बात समझ आती है। आई इसे आपको बार बार करें, बिना लिखे सारा काम जो है करना है। फिर से चेक करो क्या करना है, ध्यान से चेक करो, मेंटली इस बात को समझें। हमने कहा मुझे x निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स 2x इक्वल टू क्या होगा 15, लिखना ना पड़े, पर आपको लग रहा है दिक्कत आ रही है तो लिख लो, ये पहला स्टेप पर माइंड में आया। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इस 2 को डिवाइड करना है, इसका मतलब जो मिडिल टर्म्स है उसको मल्टीप्लाई करूंगा, इससे डिवाइड करूंगा। अगर ये स्टेप माइंड में अगर रिकॉल कर पाओ तो ये 2 सेकंड 3 सेकंड में आंसर जो है आ जाएगा। ठीक है जी, लो जी चेक करें अगला सवाल। अगर मैं आपसे कहूँ, हाँ जी, काम सारा क्या करना है कैलकुलेटर पर जो है करें, तो भाई केस 2, लो जी केस 2, मैंने कहा 2, 3, मैंने लिखा x और 5, तो बताओ जी x की वैल्यू कितना, हमने कहा 10 डिवाइड बाय 3 मतलब 3.3 बार, 3.3 बार। फिर से अब मैंने कहा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म, सीधा प्रोडक्ट करोगे 2 इंटू 5, माइंड में क्या दिस इज इक्वल टू 3x, तो डिवाइड बाय 3 कर दो। सारा काम कैलकुलेटर पर 5 सेकंड 6 सेकंड में आंसर जो है आना चाहिए। मैं आपको उस लेवल तक लेकर जा सकता हूँ। 2 घंटे का पेपर 100 सवाल 45 मिनट में भी कर सकते हो, और अगर आपने गड़बड़ करी तो भाई हो सकता है 2 घंटे में आप 45 सवाल ही जो है करें। मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ बिल्कुल एक्सट्रीम चलता है। ऐसे बहुत बच्चे मेरी क्लास में हैं कि सर 100 सवाल थे, इतने फटाफट हुए 45 मिनट में। इंस्टीट्यूट कह रहा है 2 घंटे, सर हम तो 1 मिनट में 2-2 3-3 सवाल करके आगे जो है बढ़ते चले गए। 45
45 मिनट में सर पूरा पेपर कर कर आ गए। और ऐसे बच्चे भी हैं सर, लिखने की इतनी गंदी आदत थी कि सर उस दिन वो आदत गई नहीं, 2 घंटे में जब सवाल लिखने लगे 45 सवाल ही जो है कर पाए। इसलिए बस सारा काम जो है, इंस्ट्रक्शन मेरी अच्छे से फॉलो जो है करते जाना। रजिस्टर पर बेयर मिनिमम लिखेंगे, सारा काम कैलकुलेटर पर जो है होगा। मतलब ये लिख लेना, मतलब कैलकुलेशन जो है, बच्चे रजिस्टर बेयर मिनिमम लिखे, हम कुछ भी नहीं लिख रहे सर, आपने पहले ही कहा था, ऐसे भी मत, मतलब लिख लेना, कैलकुलेशन जो है मत लिखना। चलो और आगे आ जाओ। फिर आए केस 3। लो जी केस 3, अब मैं कह रहा हूँ 225, 150, 75 एंड x। देखते हैं कितने मिनट में आंसर निकालते हो। 50 खत्म है। इन दोनों को मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 225। 5 सेकंड से ऊपर लगने नहीं चाहिए। इंस्टीट्यूट आपको 1 मिनट दे रहा है और बच्चे लगाते हैं 1 मिनट। बच्चे कैसे करते हैं, जो मैंने था ना, छोटी सी बात है, बच्चे करेंगे 150 इंटू में 75 डिवाइड बाय 225। पहले तो बच्चा लिखता है, और कितने बच्चे जो मैंने बच्चे बताते हैं वही पहले करेगा 225 अपॉन में 150, दिस इज इक्वल टू 75 अपॉन में x, देयरफॉर 225x दिस इज इक्वल टू 150 इंटू में 75। उसके बाद कह रहे हैं देयरफॉर x इज इक्वल टू 150 अपॉन में 75 अपॉन में 225। और उसके बाद फिर शुरू होगा, 5 से कैंसिल करेंगे, फिर 2 से, 3 से, 4 से, आराम से इसको बना दिया आपने हॉलीडेज होमवर्क, पूरा प्रोजेक्ट बन गया। और देखो आपकी स्कूलिंग ऐसी हुई है, मेरे को समझ स्कूल में कैलकुलेटर क्यों नहीं दिया, मतलब स्कूल में कैलकुलेटर क्यों नहीं दिया, ये क्या आपकी स्कूलिंग हुई थी। मतलब स्कूल में आपको कितना वाहियात क्लर्क बनाया, और उसके बाद यहाँ पे शुरू हो गए 2 से, 3 से, 4 से, 5 से। टेबल तो आपको याद नहीं हुई 2, 3, 5 की, पर आपको उसे डिवाइड कर रहे हैं, और आराम से 5-10 मिनट पसीने पहुंच रहे, कितना डिवाइड होगा, लास्ट में जाके आंसर निकाला 50। होना तो यही चाहिए था, स्कूल में कैलकुलेटर होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, होना चाहिए था, पर पता नहीं क्यों उन्होंने आपको कैलकुलेटर जो है नहीं दिया। चलो एनीवेज, फिर आगे जो है आ जाएं। लो जी उसके बाद आओ केस 4। हाँ जी उसके बाद आ जाएं केस 4। कह रहे 252, 132, x, 66। कितने भयंकर भयंकर सवाल आपको दे रहा हूं। ऑनलाइन बच्चा पूछा ये सब नोट करना है, अरे नहीं बेटा ये नोट क्या करोगे नोट करके, ना ना कुछ नोट नहीं करना, ये तो वैसे ही मैं टाइम पास कर रहा हूँ, तुम क्या नोट वोट तो करना ही नहीं बेटा, छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो, ऐसे ही टाइम पास चल रहा है, मूवी की तरह बैठे रहो, पॉपकॉर्न खाओ, कोल्ड ड्रिंक पियो, नोट तो बिल्कुल करना ही नहीं है। बताएं जी आंसर कितना, 126। तो 126 फिर से प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स दिस इज इक्वल टू 132x, 132 डिवाइड किया, आंसर जो है आ गया। ठीक है चलो उसके बाद फिर आगे आते हैं केस 5। कह रहा हूँ x, 105, 17, 21। बताएं जी। हाँ जी आंसर कितना आ गया, 85 आ गया, कॉन्फिडेंस। चलो और आगे बढ़ें, फिर चेक करें केस 6। तो भाई चेक करो केस 6। अब मैं आपको दे रहा हूँ 16/25, 4/9, 3/125 एंड x। तो भाई अब ये आपको भी लगा अब सीधा कैलकुलेटर पर तो नहीं होगा, मेरा ऐसा मानना है। तो मैं कहूँगा ये सवाल आया तो हम रजिस्टर पर जो है लिख सकते हैं, पहले इसको मल्टीप्लाई करना है। मैं अगर होता तो मैं फिर एक बार लिख लेता, ये क्या बनेगा 4/9 इंटू में 3/125, इसको मल्टीप्लाई करना है, इससे डिवाइड करना है। तो अब यहाँ पर डिवाइड करना है किससे, 16/25। हाँ बस इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं मल्टीप्लाई के साथ कर लूंगा, अगर डिवाइड करूंगा तो ये क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 25 अपॉन में 16। बस अब इतना सा मैं जो है लिखूंगा। मैंने कहा अब ये डायरेक्टली होना थोड़ा सा मेरे को मुश्किल लग रहा है, तो मैंने कहा इसको मल्टीप्लाई करना है। इसको जब मल्टीप्लाई करना है मैंने लिखा, इससे डिवाइड करना है, तो डिवाइड का मतलब रेसिप्रोकल होगा, इतना लिखा। अब सारा काम कैलकुलेटर पर, बताओ जी 0.016 बार, 0.016 बार।
कंफर्टेबल है। पेपर में या तो ऑप्शन यही होगा 0.16 बार, या पेपर में फिर आपको चार ऑप्शन में भी गिवन होंगे। मान लो 1/20 है, 1/40 है, मे 1/60 है, मे बी 1/120 है। तो अब क्या करना है, अब आपको ये चार ऑप्शन गिवन होंगे, ये आपने आंसर निकाला। अब ऑप्शन में चेक करो 1/20 क्या 0.016 बार बन रहा है? नहीं। 1/140 चेक करो, नहीं। 1/60, हाँ जी बन रहा है, आंसर आ गया। क्या ये बात समझ आती है? ये पढ़ने का तरीका है, ये पढ़ने का तरीका है। ज़्यादा क्लरिकल काम अपने को जो है नहीं करना, ज़्यादा क्लरिकल काम जो है अपने नहीं करेंगे। लो जी एक सवाल और कर लेते हैं, केस 7। लो जी एक सवाल और, केस 7 कह रहे हैं 2 डिवाइडेड बाय 5 कॉमा 3 डिवाइडेड बाय 8 कॉमा x कॉमा 25 डिवाइडेड बाय 4। लो जी आराम से चेक करें। तो इस केस में इसका मल्टीप्लिकेशन और इक्वल टू, तो मैं लिख लूंगा मे बी 2/5 इंटू में 25/4। इससे डिवाइड करना है, मतलब 8/3 से मल्टीप्लाई करना है। फिर सारा काम कैलकुलेटर पर, कितना 6.6 बार, 6.6 बार जो है आ जाएगा। मान लीजिए पेपर में ऑप्शन आपको गिवन ने 10/3, ऑप्शन गिवन है 20/7, ऑप्शन गिवन है 15/8, ऑप्शन गिवन है नन ऑफ दीज। हाँ जी पेपर में ये ऑप्शन गिवन है, आपका आंसर आया 6.6 बार। आंसर क्या आ रहा है? नन ऑफ दीज। ये सॉल्व किया मैच नहीं हुआ, ये सॉल्व किया मैच नहीं हुआ, ये सॉल्व किया मैच नहीं हुआ, आंसर क्या आ गया? नन ऑफ दीज जो है आ गया है। लो जी क्या ये कर पाओगे? अच्छे से हो जाना चाहिए, कंफर्टेबल चल रहा है। चलो और आगे बढ़े। लो जी फिर थोड़ा सा और खेल को आगे जो है बढ़ाते हैं। लो जी और खेल को आगे बढ़ाते हैं और लिखें, कह रहे सिमिलरली, जैसे ऊपर पढ़ा उसी प्रकार से कह रहे इफ a अपॉन में b इज इक्वल टू b अपॉन में c। ऊपर और नीचे बस इतना सा फर्क है, यहाँ पे दोनों टर्म्स और ऊपर टर्म सारी अलग थी, और यहाँ पर क्या एक लिंकिंग पिन भी जो है आ रहा है, एक लिंकिंग पिन आ रहा है। फर्स्ट रेशियो की जो कॉन्सिक्वेंट है सेकंड रेशियो का एंटीसेडेंट बन रहा है, या फर्स्ट रेशियो का जो सेकंड टर्म है सेकंड रेशियो का फर्स्ट टर्म बन रहा है। तो कह रहे हैं इतना सही कह रहे हैं, कॉमा देन ए बी एंड सी। अब तीन ही टर्म्स हैं, एक तो कॉमन हो गई, ए बी एंड सी आर सेट टू बी इन, सेट टू बी इन। वैसे क्या होता है प्रपोर्शन, इसको क्या बोलेंगे? इन कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन। कॉन्टिन्यूएशन में भी है, प्रपोर्शन भी है, इन कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन। ए बी एंड सी आर सेट टू बी इन कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन। लो जी और सेम सिमेट्री चल रही है, इट इज एक्सप्रेस्ड एज, बताओ जो इसको एक्सप्रेस करने का तरीका वही सेम, A इज टू B इज इन प्रोपोर्शन विद B इज टू C। फिर से बात वही है, A इज नोन एज, अब A को क्या कहूंगा? फर्स्ट प्रोपोर्शनल टर्म, हाँ जी। B को क्या कहूंगा? सेकंड प्रोपोर्शनल टर्म, हाँ जी। और बताओ C को क्या कहूंगा? थर्ड प्रोपोर्शनल टर्म। तीन टर्म्स है तो बात वही, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म और थर्ड टर्म। उसके बाद दिल मत तोड़ना, A और C को क्या कहूंगा? हाँ जी A एंड C आर नोन एज एक्सट्रीम टर्म्स। बताओ जी B को क्या कहूंगा? B is known as middle term। या फिर मीन टर्म। चल रहा ना मस्त टाइम पास। हाँ जी A और C क्या है? एक्सट्रीम टर्म्स, B क्या है? मिडिल टर्म या मीन टर्म।
कंफर्टेबल है। उसके बाद फिर बताओ अगला फॉर्मूला बनाएंगे, मस्त फॉर्मूला, आप ही मुझे बना के बताओ। ए अपॉन में बी इज इक्वल टू बी अपॉन में सी। तो बताओ जी अब फॉर्मूला क्या बनेगा, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। हाँ जी, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। ठीक चल रहा है, और आगे बढ़ जाए। चलो, ऐसी पता नहीं दुनिया ने आईसीआई को बदनाम कर रखे, सी मुश्किल है, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा इसमें क्या मुश्किल चल रहा है। चलो फिर एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स if the following terms are in proportion। तो भी x की वैल्यू निकालनी, अगर सारी टर्म्स क्या है, प्रोपोर्शन में है, सारी टर्म्स क्या है, प्रोपोर्शन में है। फिर से टाइम पास कर रहे हैं, केस 1 कह रहे हैं 2, 3 और x, 3 टर्म्स हैं और मुझे x की वैल्यू निकालनी है अगर प्रोपोर्शन में। तो अब क्या करना है, मिडिल टर्म का स्क्वायर कैलकुलेटर में कर सकते हो, 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म 2। तो बताओ जी x कितना आ रहा है, हाँ जी 9/2 या 4.5। 1 मिनट आपके पास होगा, कर लोगे अच्छे से। हाँ सर, लो जी ऐसे चेक करो। हमने कहा केस 2 कह रहे 2 है, x है और 3 है। हाँ जी, तो अब मुझे बताओ अब x की वैल्यू निकालनी है। हाँ जी कितना, √6। तो ऐसे कह सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ रहा है, 6। तो x की वैल्यू कितना है, √6। बस स्क्वायर है, अगला चैप्टर पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 आंसर जो है आ जाते। तो हमने कहा 2 इंटू में 3 का अंडर रूट दबाया, 2 इंटू में 3 का अंडर रूट दबाया, ये कितना आया, +/-2.44948 ऐसा कुछ जो है आ रहा होगा। और क्योंकि √6 है, इलॉजिकल है, साथ साथ चेक भी करना ये जो आपका आ रहा है क्या ये नॉन टर्मिनेटिंग है, हाँ, पर क्या पैटर्न कुछ रिपीट हो रहा है। तो चेक करो, कुछ भी पैटर्न कभी भी रिपीट जो है नहीं होगा। पहले 4 के बाद 4 है, फिर 4 के बाद 9 है, इधर 4 के बाद 8 है, इधर 9 के बाद 4 है, इधर 9 के बाद 7 है, इधर 4 के बाद 2 है, इधर 7 के बाद 5 है। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। जब भी पढ़ो हमेशा इन चीज़ों को रिकॉल करते हो, जब भी अंडर रूट आए चेक कर लो, हाँ भी कोई भी अंडर रूट आ रहा है हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग जो है ये मेरा होगा। कंफर्टेबल है। और जब भी क्वाड्रेटिक है, अगला चैप्टर हमारा है, पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक क्या होता है, कैसे होता है। पर क्वाड्रेटिक में 2 आंसर्स आते हैं, एक आंसर प्लस में, एक आंसर माइनस में। लो जी ऐसे ही फिर आगे आ जाओ, केस 3, केस 3, हाँ जी केस 3 आप चेक करें, कह रहे हैं x है, 2 है और 3 है। तो बताओ x की वैल्यू, हाँ जी 4/3 या 1.3 बार। चलो थोड़ा सा मुश्किल करवा देता हूँ। केस 4 बड़ा मुश्किल सवाल है, देखते हैं आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे। कह रहे हैं 28, 42 और x। हाँ जी 28, 42 और x। हाँ जी x कितना आ रहा है, 63। कर लोगे, और मुश्किल कर लेते हैं, और क्या मुश्किल बनना हो। लो जी केस 5 कह रहे हैं x है, 168 है और 882 है। तो कितना मुश्किल है, पता नहीं आपसे स्क्वायर होगा नहीं होगा। बच्चा कह रहे सर आंसर ही आ गया 32। तो भाई 168 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 882 कर लोगे। लो जी और आगे आ जाओ, और मैं क्या बताऊं। लो जी केस 6 1176 x 6 1176 x और 6। बताओ जी x की वैल्यू कितना, 84। बस यहाँ पे क्या होगा, प्लस माइनस, क्योंकि x स्क्वायर है, 2 आंसर जो है आ जाएंगे प्लस में भी और माइनस में भी। ठीक है जी, कंफर्टेबल है। लो जी ऐसे ही केस 7, ऐसे ही केस 7 मैं आपको दे रहा हूँ 28x और 25। हाँ जी x वैल्यू कितनी, +/-26.457 जो है आ रहा होगा।
या तो पेपर में ये ऑप्शन होगा, या इस केस में पेपर में ऑप्शन आपको दे रहा हूँ 2√7, ऑप्शन बी 7√5, ऑप्शन सी 10√7, ऑप्शन डी 10√11। तो पेपर में अब ये ऑप्शन गिवन है, तो अब क्या करना है, ये वैल्यू आपकी आ गई। अब चार ऑप्शन में चेक करो कौन सा आंसर मैच कर रहा है। कैलकुलेट कर सकते हो, √7 निकालो मल्टीप्लाई बाय 2, चेक करो क्या ये आंसर आ रहा है, नहीं। √5 निकालो मल्टीप्लाई बाय 7, क्या ये आंसर आ रहा है, नहीं। √7 निकालो मल्टीप्लाई बाय 10, क्या ये आंसर आ रहा है, आ रहा है। आंसर मेरा क्या हो गया, कॉन्फिडेंस। हाँ जी, क्या ये निकाल पा रहे हो, हाँ जी अच्छे निकाल पा रहे हो। तो भाई अगर ये अच्छे से निकाल पा रहे हो तो सी ए निकल जाएगा, ये अच्छे से निकालोगे तो घर वाले आपको घर से निकाल देंगे, ठीक है। तो बस ये ध्यान रखना कि आप ये निकालते रहो तो सी ए निकलता जो है रहेगा, नहीं तो घर से निकलना तय है, ठीक है। ऐसा कोई प्यारा बच्चा जो क्लास में बिना कैलकुलेटर के बैठा हो, बिना कैलकुलेटर हुए, बड़ा मजा आ रहा होगा आपको, वेरी गुड। आए खाली हाथ आए, सोचा गब्बर खुश होगा। भाई कैलकुलेटर, ऐसा हुई क्लास में दानवीर जो एक से ज़्यादा कैलकुलेटर लाया हो, इन गरीबों की हेल्प करो। हाँ जी, कोई बच्चे के पास एक्स्ट्रा कैलकुलेटर हो, हाँ जी उनको देना चाहें तो आप इनको दे दें। हाँ जी, तो भाई कैलकुलेटर प्लीज़ साथ लाना, नहीं तो गड़बड़ जो है हो जाएगी। हाँ जी, हमारी क्लास में कुछ गरीब बच्चे हैं, गरीब की सेवा करो, पुण्य मिलेगा। इनके पास कैलकुलेटर खरीदने के पैसे नहीं हैं, प्लीज़ मदद करें, पुण्य का प्राप्ति होगी। चलो और आगे बढ़ जाएं। हाँ जी, केस 8, जो गरीब बच्चे हाथ खड़ा करो, अब कोई नहीं करेगा। हाँ जी, प्लीज़ कैलकुलेटर लेकर आना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। लो जी नेक्स्ट, आप हो गए 12x और 98। हाँ जी 12x और 98, आपको कह रहे हैं x इज इक्वल टू ±34.29। या तो पेपर में ये ऑप्शन होगा, या फिर पेपर में ऑप्शन क्या गिवन है, कह रहे हैं 14√3, ऑप्शन बी है 14√5, ऑप्शन सी है 14√7, ऑप्शन डी है 14√6। तो भाई कौन सा आंसर आना चाहिए, हाँ जी आंसर इज डिटर्मिनेशन, आंसर इज डिटर्मिनेशन। कर लोगे 5-10-15 सेकंड में। टारगेट मेरा वही है, आपको 45 मिनट में पूरा पेपर में करवा पाऊँ, 1 घंटे में पूरा करवा पाऊँ, नहीं तो जो 2 घंटे में भी हो जाए, पर ये आपकी स्पीड के ऊपर जो है हमेशा रहेगा। लो जी, कर पा रहे हो अच्छे से, और आगे बढ़ें। चलो जी, तो भाई चेक करें। लो जी, उसके बाद अब आते हैं अगले छोटू टॉपिक पर, लॉज ऑफ प्रपोर्शन। लॉज ऑफ प्रपोर्शन, लो जी लॉज ऑफ प्रपोर्शन, जैसे टाइप्स ऑफ रेशियोज थे, ऐसी लॉज ऑफ प्रपोर्शन। और फिर से जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं आप, लॉजिकली सोचना, ये सारे फॉर्मूले आप जो है बना लोगे। तो कह रहे हैं इफ ए अपॉन में बी इज इक्वल टू सी अपॉन में डी। इफ ए अपॉन में बी दिस इज इक्वल टू सी अपॉन में डी। अगर ये गिवन है, पहला शब्द पे जानना, और मेरे को लगता है आप खुद बता दो क्या कानून कह रहा होगा। पहला शब्द का नाम है इन्वर्टेंडो। हाँ, शब्द लैटिन शब्द हैं, बाहर के शब्द हैं, पर इन्वर्टेंडो क्या लगता है, क्या शब्द होगा ये, इन्वर्स करना। तो आप ही मुझे बताओ लॉ क्या होगा, बी अपॉन में ए इज इक्वल टू डी अपॉन में सी। मैक्सिमम फॉर्मूले तुम्हें याद ही नहीं करने, मैंने कहा मैक्सिमम फॉर्मूले तो याद ही गए, तो याद हुआ इसमें क्या याद जो है हम करेंगे। इन्वर्टेंडो बस ये याद करना है, इन्वर्टेंडो किससे बना, इन्वर्स से बना, उल्टा जो है अपने को करना है। कंफर्टेबल है। लो जी, ऐसे ही नेक्स्ट शब्द ही बता रहा हूं, आप ही देखना, ऑल्टरनेंडो।
ऑल्टरनेंडो, ऑल्टरनेंडो क्या हो रहा होगा? ऑल्टरनेट करना, ऑल्टरनेट क्या मतलब? हाँ जी, ऑल्टरनेट कैसे करोगे? तो हमने कहा मे बी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। तो भाई ऑल्टरनेट करें तो ये क्या हो गया, ए अपॉन में सी, दिस इज इक्वल टू बी अपॉन में डी। ऑल्टरनेट करना तो हमने कहा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई जो गया, बी ऊपर आ गया, सी नीचे जो है आ गया। क्या ये बात क्लियर है? ऑल्टरनेट ऐसे भी कर सकते हैं, और ऑल्टरनेट कैसे हो सकता है? इस तरीके से भी हो सकता है ऑल्टरनेट। तो आंसर क्या होगा? और मैंने कहा भाई डी अपॉन में बी, दिस इज इक्वल टू सी अपॉन में ए। ऑल्टरनेट करना, क्या ये बात समझ आती है? कुछ बच्चे इतने शैतान, सर दोनों को ही ऑल्टरनेट कर दें। हाँ जी, दोनों को जरा ऑल्टरनेट करो तो क्या होगा? हाँ जी, दोनों को ऑल्टरनेट करो तो क्या होगा? यहाँ पर शायद डी आ गया है, हाँ जी, यहाँ क्या आ जाएगा? सी, और यहाँ पर क्या हो गया आपका बी अपॉन में ए। ये मेरा क्या बन गया? ये तो इन्वर्टेंडो ही जो है बन गया। ठीक है, तो ऑल्टरनेट मतलब एक को ऑल्टरनेट करेंगे तो ऑल्टरनेंडो दोनों को ही कर दिया तो वो इन्वर्टेंडो जो है बन जाएगा। ठीक है जी, मस्त चल रहा है। और आगे बढ़े तो भाई दो फॉर्मूले बिल्कुल ठीक बने थे, इससे ज़्यादा फॉर्मूले बनने भी नहीं चाहिए थे, पर कुछ लोग होते हैं बिल्कुल खाली बैठे हैं, उनका कोई काम धंधा नहीं है, उनका जन्म ही इस संसार में कलयुग को बढ़ाने के लिए हुआ है, सबको टॉर्चर करने के लिए। तो देखो इन्होंने अब अगला फॉर्मूला क्या बना रहे हैं, इतना मस्त फॉर्मूला जो है बना रहे हैं। समझे, पहले फॉर्मूला समझे क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं इफ 2 इज इक्वल टू 2, ये तो गिवन नहीं है, मान लो इफ 2 इज इक्वल टू 2, कह रहे अगर मैं यहाँ +1 कर दूं तो नो दिस विल नॉट बी इक्वल टू 2, है ना। तो कह रहे अब अगर इसको सेम करना है तो क्या करना पड़ेगा, कह रहे इधर भी +1 कर दो, कह रहे बन गया फॉर्मूला। कह रहे इफ 2 इक्वल टू 2, अगर मैं यहाँ 1 ऐड करूंगा तो यहां पर भी 1 ऐड करना पड़ेगा, इससे इक्वल हो जाएगा। बट नॉनसेंस, फॉर्मूला है, मैं क्या करूं, मेरे को तो खुद समझ नहीं आ रहा कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये। तो भाई चेक करें पॉइंट नंबर 3। लो जी, पॉइंट नंबर 3 कह रहे हैं शब्द है कॉम्पोनेंडो, शब्द है कॉम्पोनेंडो। कॉम्पोनेंडो मतलब इकट्ठा करना, तो यहाँ पे क्या आए थे 1 को दोनों जगह इकट्ठा जो है कर दिया। व्हाट नॉनसेंस। ठीक है, पर अगर ऐसे फॉर्मूला देते तो मज़ा नहीं आता, लोग कहते क्या टाइम पास फॉर्मूला है। अब उनको फॉर्मूला धारा कैसे बनाया, तो उन्हें वही कहा, ध्यान से देखो। कह रहे हैं इफ ए अपॉन में बी इज इक्वल टू सी अपॉन में डी, फॉर्मूला तो यही था। तो अगर यहाँ 1 ऐड करूँ तो यहाँ पे 1 ऐड हो जाएगा, फॉर्मूला क्या बन गया, कॉम्पोनेंडो। पर ऐसे तो मज़ा नहीं आ रहा, तो क्या किया, उन्हें का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लोगों तो क्या बनेगा, ए प्लस बी अपॉन में बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन में डी। अब लग रहा है फॉर्मूला, है ना, अब लग रहा है हाँ कुछ तो नया लग रहा है, टाइम पास। लो जी, अब सोचो जब दुनिया को ऐसे उल्लू बनाया और दुनिया उल्लू बन गई, अगले फॉर्मूले में क्या किया होगा, आप ही बताओ। अगला फॉर्मूला अगर आपको बनाना हो माइनस, देखा अब तो आप फॉर्मूला बनाने के लेवल पर आ गए। कुछ दिन पहले तक आपको मैथ से डर लग रहा था, अब तो आप मैथमेटिशियन बनने वाले हो, ग्रेट मैथमेटिशियन। फॉर्मूले कैसे बनते हैं हम उस पर आ गए, उस लेवल पर आ गए। तो अगला फॉर्मूला कैसे होगा, कह रहे मानो वही 10 इक्वल टू 10 है, तो अगर मैं यहाँ -1 कर दूं तो नॉट इक्वल टू 10 होगा। हाँ जी, फिर क्या करना है, मैं इधर ही माइनस कर दूं, इक्वल बन गया। बताओ जी फॉर्मूला क्या होगा, पहले फॉर्मूला ही बताओ। तो फॉर्मूला हम क्या करेंगे, ए अपॉन में बी इज इक्वल टू सी अपॉन में डी, -1 ऐसे तो मज़ा नहीं आएगा। उल्लू बनाना तो आपको भी आता है, बचपन से आप बन के आ रहे हो या बना रहे हो। बताओ क्या करना है अब, एलसीएम। तो एलसीएम लोगे तो क्या होगा, ए माइनस बी दिस इज इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन में डी, बन गए सारे उल्लू। लो जी, और नाम क्या है, नाम है डिविडेंडो, नाम किया डिविडेंडो। ठीक है जी, तो अगला नाम जो है आ गया डिविडेंडो। अब लोग को और मजा आया, कह रहे यार लोग तो उल्लू बन रहे हैं, अब उल्लू कैसे बनाएं, कह रहे अब उल्लू का लेवल चेंज जो है करते हैं। अब क्या करें, है ना, अब आपको भी समझ नहीं आ रहा, प्लस हो गया माइनस हो गया। अब देखो उल्लू बनाने का नए नए तरीके आपको सिखा रहा हूं। देखो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं इफ 2 इक्वल टू 2, इफ
3 इक्वल टू 3, तो कह रहे हैं 2 डिवाइड बाई 3 विल बी इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 3। कह रहे हैं 2 इक्वल टू 2, 3 इक्वल टू 3, दोनों को अगर डिवाइड कर दें तो 2 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 3। कह रहे बन गया फॉर्मूला। अब फॉर्मूला कैसे बनाएं? ये एक इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है, कह रहे दोनों को डिवाइड कर दो। कह रहे कौन कौन सी इक्वेशन लें कि डिवाइड करके मज़ा आ जाए? कह रहे कौन सी इक्वेशन लें? पहली दो इक्वेशन लें, इसको लें, किसको लें? तो मैंने देखा कह रहे ये दो इक्वेशन ठीक लग रही हैं, इसको अगर हम डिवाइड कर दें, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करें तो देखो b से b कैंसिल होगा, d से d कैंसिल हो जाएगा, तो फॉर्मूला क्या बना? a प्लस बी अपॉन में a माइनस बी, दिस इज इक्वल टू c प्लस डी अपॉन में c माइनस डी। समझ रहे हो विनोद क्या हो रहा है यहां पर? चलो जी, a प्लस बी अपॉन में a माइनस बी, दिस इज इक्वल टू c प्लस डी अपॉन में c माइनस डी। अब जिन्होंने फॉर्मूला बनाया खुद ही कंफ्यूज हो गए, हमने डिवाइड किसको करा था? तो कह रहे याद कैसे करें, क्योंकि जो उल्लू बनाया था उसको पता तो होना चाहिए उल्लू कैसे बनाया। कह रहे हमने किया क्या था, याद कैसे करें? कह रहे पहले हमने किया था कॉम्पोनेंडो, फिर क्या किया था? डिविडेंडो, तो इसका नाम ही पड़ गया कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है जी। कह रहे पहले हमने कॉम्पोनेंडो किया था, फिर हमने डिविडेंडो किया था, दोनों को हमने डिवाइड कर दिया, फॉर्मूला बन गया कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। ऐसे सिलेबस बढ़ाए आपका नालायकों ने, बताओ। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। शांति क्यों दे? वापस धरती पर ना आए, मसीह तो मर के गया होगा, वापस आएगा 4 फॉर्मूले और बनाएगा। ऐसी आत्माओं को तो भगवान वापस धरती पे बिल्कुल नहीं भेजना। इनकी आत्मा को परम शांति मिलनी चाहिए, भगवत प्राप्ति इनको जो है हो जानी चाहिए, क्योंकि ये अगर धरती पर आए जबरदस्ती के 10 फॉर्मूले बना जाएंगे। आगे बढ़े, चलो। तो भाई आगे जो है चेक करें, तो भाई समझ लेते हैं, इसी पर आ जाएं। तो बताओ जी, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं दे रहा हूं, मैंने कहा जी 1/2 इक्वल टू 3/6। तो चेक करो 1/2 इज इक्वल टू 3/6। 1/2 कितना होता है? 0.5। 3/6 कितना होता है? 0.5। अगर मैं इसको इन्वर्टेंडो करूं तो बताओ इन्वर्टेंडो क्या होगा? 2 डिवाइडेड बाय 1। यहाँ पर कितना होगा? 6 डिवाइड बाय 3। इसकी वैल्यू कितनी? 2। इसकी वैल्यू कितनी? 2। आंसर मैच हो गया। वैसे चेक कर लेते हैं, इसी में अगर ऑल्टरनेंडो लगाएं, ऑल्टरनेंडो a/c करना है, तो यहाँ पर a/c करो तो 1/3 होगा, वहाँ पर क्या होगा? 2/6। 1/3 अगर सॉल्व करूँ 0.3 बार, और 2/6 भी कितना होता है? 0.3 बार। आंसर मैच हो रहा है। LHS इक्वल टू RHS। अगर मैं इस प्रकार से करूँ, आपका ये वाला d/b इसको ऊपर लेकर जाऊँ, तो यहाँ पर क्या होगा? 6/2। यहाँ पर क्या होगा? 3/1। दोनों की वैल्यू कितनी आ रही है जी? 3। आंसर सेम जो है हो गया। LHS इज इक्वल टू RHS। LHS इज इक्वल टू RHS। फिर चेक करो नेक्स्ट क्या है? कॉम्पोनेंडो। कॉम्पोनेंडो की बात करें, मेरी वैल्यू क्या है? 1/2 इक्वल टू 3/6। तो बताओ कॉम्पोनेंडो में क्या होगा? 1 + 2 अपॉन में 2। यहाँ पर क्या है? 3 + 6 अपॉन में 6। तो बताओ जी 1 + 2 अपॉन में 2 कितना आता है? कैलकुलेट। 1 + 2 इज 3/2, 1.5। और चेक करो 3 + 6 9 डिवाइडेड बाय 6, चेक करो कितना आ रहा है? 1.5। और प्रैक्टिकली चेक भी करो ना, ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी? 0.5, उसमें 1 ही तो ऐड करा है, तो 0.5 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 1.5। ऐसी डिविडेंडो चेक करो, 1 - 2 अपॉन में 2, 3 - 6 अपॉन में 6। 1 - 2 इज -1, -1/2 इज -0.5, 3 - 6 इज -3, -3/6 इज -0.5। हाँ जी इक्वल है। और वैसे भी चेक करो, ओरिजिनल वैल्यू जो थी उसमें मैंने -1 ही तो करा है। क्या ये बात समझ आती है? और फिर अगला चेक करो, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। अब क्या होगा? 1 + 2 अपॉन में 1 - 2, ये रहा a अपॉन में b, a + b अपॉन में a - b, 1 + 2 अपॉन में 1 - 2। अब क्या है? c + d, 3 + 6 अपॉन में 3 - 6। चेक करो 1 + 2 कितना हुआ? 3, 3 डिवाइड बाई -1 इज -3, 3 + 6 इज 9, 9 डिवाइड बाई -3 इज -3। तो भाई ये भी क्या हो गया? LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है जी। और ध्यान से चेक करो, सारी वैल्यूज बदल गई,
ये 0.5 था, ये 2 हो गया, ये 0.3 बार हो गया, ये मेरा 3 बन गया, ये मेरा 1.5 बन गया, ये मेरा -0.5 बना, ये मेरा -3। भी जो भी कैलकुलेशन करूंगा, जो भी ऑपरेशन कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ वैल्यू मेरी क्या हो रही है, बदल रही है। इन्वर्स करूंगा तो वैल्यू चेंज होगी, ऑल्टरनेंडो करूंगा तो वैल्यू चेंज होगी, कॉम्पोनेंडो करूंगा तो 1 ऐड कर रहा हूँ, वैल्यू बदलेगी, डिविडेंडो करूंगा 1 माइनस कर रहा हूँ, दोनों को डिवाइड करूँ, हमेशा वैल्यू क्या होती है मेरी जो है बदलती चली जाती है। ठीक है जी। पर आगे दो प्रॉपर्टीज मेरी और अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज हैं। पॉइंट नंबर 6 ये कह रहे हैं एडेंडो, इस पे स्टार मार्क कर लेना। हाँ जी, फिर आते हैं एडेंडो। हाँ जी, एडेंडो पर जो है आए, एडेंडो पर आए, एडेंडो क्या कह रहा है, कह रहे हैं इफ ए अपॉन में बी इज इक्वल टू सी अपॉन में डी, कह रहे हैं देन इफ ए अपॉन में बी इज इक्वल टू सी अपॉन में डी, अगर ये गिवन है तो कह रहे हैं देन ए अपॉन में बी इज इक्वल टू सी अपॉन में डी इज इक्वल टू, कह रहे हैं वैल्यू नहीं बदलेगी। वैल्यू कब नहीं बदलेगी, अगर सबकी फर्स्ट टर्म्स को ऐड कर दिया जाए, सबकी सेकंड टर्म्स को ऐड जो है कर दिया जाए। तो अगर एडेंडो एक प्रॉपर्टी ऐसी है, वैल्यू चेंज नहीं होगी, वैल्यू चेंज नहीं होगी। अभी वही चेक करते, हमने कहा 1/2 इज इक्वल टू क्या है 3/6, ये वैल्यू कितनी है 0.5, तो मैं कह रहा हूँ 1/2 इज इक्वल टू 3/6, ये वैल्यू सेम रहेगी। इन दोनों को ऐड करो, 1 + 3 कितना होता है 4, नीचे ऐड करो 2 + 6 कितना होता है 8, चेक करो 4/8, यही आ रहा है 0.5। तो मैंने कहा वैल्यू क्या रहती है, सेम जो है रहती है। बाकी सब में वैल्यू क्या थी, बदल रही थी, 0.5 की वैल्यू कहीं ना कहीं चेंज हो रही थी, पर एडेंडो प्रॉपर्टी ने कहा ये वैल्यू क्या रहेगी, सेम जो है रहेगी। और लास्ट आ जाओ, हाँ जी, लास्ट क्या होगा, अगर ये एडेंडो है तो दूसरा क्या है सबट्राहेंडो। हाँ बस शब्द कुछ नए नए से हैं, प्यारे प्यारे से शब्द हैं। सबट्राहेंडो, सबट्राहेंडो, फॉरेन घूमने तो नहीं जा रहे, शब्दों से आपका परिचय जो है करा रहे हैं। सबट्राहेंडो पर आपको बताओ अब सबट्राहेंडो क्या कहेगा, कह रहे हैं इफ ए अपॉन में बी इज इक्वल टू सी अपॉन में डी कॉमा देन क्या होगा, ए अपॉन में बी दिस इज इक्वल टू सी अपॉन में डी दिस इज इक्वल टू क्या, ए माइनस सी अपॉन में बी माइनस डी। जैसे एडेंडो वैसे सबट्राहेंडो। तो कह रहे हैं अगर वैल्यू सेम है 1/2 इज इक्वल टू 3/6, तो कह रहे हैं 1/2 विल बी इक्वल टू 3/6 विल बी इक्वल टू, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, 1 - 3 कितना आता है -2, नीचे चेक करो 2 - 6 कितना होता है -4, -2 डिवाइड बाई -4, क्या यही वैल्यू आ रही है 0.5 जो है ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी, कुछ कुछ बात समझ आती है, मस्त चल रहा है। लो जी, बच्चे ने कहा सारी बात एक तरफ, ये बिजनेस में कहाँ पर काम जो है आएगा, हमारा सब्जेक्ट क्या है बिजनेस मैथमेटिक्स, तो वही आप चेक करें, वर्ड प्रॉब्लम पर आए। तो भाई प्रपोर्शन की अगर बात करें तो पूरे बिजनेस वर्ल्ड में किस तरीके से प्रपोर्शन यूज किया जा सकता है, प्रपोर्शन आपके डे टू डे काम में बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं, बस हमने कभी रिकॉल नहीं करा या किसी ने बताया नहीं। लो जी चेक करो एग्जाम्पल, हाँ जी चेक करें एग्जाम्पल, कह रहे हैं इफ, या इसको शॉर्ट पे लिखवा देता हूँ, अगर सोचो 10 रुपए के 20 एप्पल मिल रहे हैं, सिंपल से एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 10 रुपए के अगर 20 एप्पल मार्केट में मिल रहे हैं, तो मैंने आपसे पूछा 50 रुपए के कितने एप्पल मिलेंगे। हाँ जी, आपने कहा 100, क्योंकि वैल्यू भी सिंपल थी, पर यहाँ पे वैल्यू चेंज कुछ भी हो सकती है। तो मैंने कहा ध्यान से समझो, 10 रुपए के 20 एप्पल हैं तो 50 रुपए कितने एप्पल होंगे। अभी तो स्कूल में आप यूनिटरी मेथड जो है आप करते थे। यूनिट मेथड क्या होता था,
आपने कहा जी अब लिखना नहीं, 10 रुपए के 20 एप्पल हैं तो 1 रुपए कितने मिलेंगे 20/10, 2 एप्पल मिलेंगे तो 50 के कितने मिलेंगे 2 इंटू में 50, कितना आ गया 100 एप्पल जो है आ गया। ठीक है, एक तरीका जो आपने बचपन से पढ़ा है, पर इसी को अगर मैं थोड़ा सा चेंज करूं, अब ध्यान से समझो, हमने कहा ध्यान से समझें, जो रिलेशन 10 रुपए का 20 एप्पल के साथ है, मैं क्या लिख रहा हूं, जो रिलेशन 10 रुपए का 20 एप्पल के साथ है वही रिलेशन 50 रुपए का मेरे x एप्पल के साथ जो है होगा। अगर इसको मैं प्रोपोर्शन में लिख दूं, अगर मैं इसको प्रोपोर्शन लिख दूं, जो रिलेशन 10 का 20 के साथ है, जो रिलेशन मेरा 10 का 20 के साथ है वही रिलेशन मेरा 50 का x के साथ होगा। आप एक ही लाइन में 10 सेकंड में आंसर जो है निकाल सकते हो। क्यों? अब वही प्रोडक्ट ऑफ मिडल टर्म डिवाइड बाय 20, क्या मेरा x आ रहा है कितना 100। सिर्फ आपके टाइम को बचा रहे हैं। यूनिटरी मेथड बेसिक सा मेथड था, अच्छा है, मना नहीं कर रहा, पर उसमें लिखना भी पड़ेगा, कॉपी भी चाहिए, पेंसिल भी चाहिए। पर अगर आपको समझ आया, जो रिलेशन 10 का 20 के साथ है वो 50 का 100 के साथ, 5 सेकंड में इसको आप सॉल्व जो है कर सकते हो। बस ये इक्वेशन बनानी है, जो रिलेशन 10 का 20 के साथ वैसा ही रिलेशन 50 का नए एप्पल के साथ। क्या ये बात समझ आती है? बिजनेस वर्ल्ड में आप शॉपिंग करने जाओगे, रॉ मटेरियल आपको खरीदना है, ट्रेडर आप बन सकते हैं, मैन्युफैक्चरर बन सकते हैं, सर्विस सेक्टर में जाते हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ बड़ी फटाफट काम जो है आती है। ठीक है जी, ऐसे ही मैंने कहा सेम कर रहा हूँ। इफ 10 रुपये से मैंने कहा आपको 20 एप्पल्स मिलते हैं तो बताओ कितने रुपए चाहिए कि आपको 50 एप्पल मिल जाए। 10 रुपए से अगर 20 एप्पल मिलते हैं तो 50 एप्पल के लिए कितने रुपए चाहिए होंगे? आपने कहा 25। ये वैल्यू बड़ी सीधी सी दी थी, पर यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कुछ भी बड़ी बड़ी वैल्यूज आ सकती है, लाखों करोड़ों में हो सकता है। इसलिए फिर से मैंने क्या कहा, जो रिलेशन 10 रुपए का 20 एप्पल के साथ है, बस यहाँ रखना ऑर्डर सेम रखूंगा। पहले रुपए हैं तो रुपए, तो वो नए रुपए का नए एप्पल के साथ जो है होगा। बस ऑर्डर मेरा सेम रहेगा। जो रिलेशन 10 रुपए का 20 एप्पल के साथ है वैसे रिलेशन नए रुपए का नए एप्पल के साथ जो है होगा। और धीरे धीरे मेरे को इतना भी लिखने की जरूरत नहीं, जो रिलेशन 10 का 20 के साथ है वो रिलेशन x का 50 के साथ है, तो x कितना आया 25 जो है ये मेरा जो है आ जाएगा। तो ये मेरा क्या आ गया, x मेरा 25 जो है ये मेरा आ जाएगा। लो जी, यहाँ तक अब किसी को कोई भी छोटा मोटा डाउट हो? क्या ये बात समझ आती है? तुम्हारे बिजनेस वर्ल्ड में ये सब चीज़ें काम जो है आती है, सब बिजनेस वर्ल्ड में काम जो है आ रहा है, इसलिए आपको हर चीज़ तरीके से जो है पढ़ा रहे हैं। लो जी, तो इसी के साथ मेरा प्रोपोर्शन भी छोटा सा टॉपिक जो है कंप्लीट हुआ। एक बार जल्दी से सारा रिवाइज कर लें। लो जी, एक बार जल्दी से सब रिवाइज जो है करते हैं। लो जी, तो भाई चेक करें। चलो तो भाई चेक करते हैं फिर से। प्रोपोर्शन की बात करें तो आज की पूरी क्लास प्रोपोर्शन हमने अच्छे से पढ़ा। प्रोपोर्शन क्या है? इफ a अपॉन में b इज इक्वल टू c अपॉन में d, तो क्या बोल रहे हैं? ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन। फिर हमने क्या सीखा? इनको एक्सप्रेस करने का तरीका। एक्सप्रेस कैसे होता है? a कॉलन b इज टू c कॉलन d जो है आ गया। ठीक है जी, उसके बाद हमने क्या किया? नामकरण। a को क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म। b को क्या बोल रहे हैं? सेकेंड टर्म। सी को क्या बोल रहे हैं? थर्ड टर्म। डी को क्या बोल रहे हैं? फोर्थ टर्म। ए और डी को क्या बोला? एक्सट्रीम टर्म। बी और सी को क्या बोला? मिडिल टर्म या मीन टर्म। फिर पहला फॉर्मूला मस्त बनाया, वो क्या बना? ए डी इक्वल टू बी सी, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स इज ऑल्सो इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म। कंफर्टेबल है। उसके बाद फिर हमने कुछ सवाल इसमें करे थे, आई होप सवाल आपको सॉल्व करना आ गया था। फिर दूसरा हमने कहा इफ ए अपॉन में बी इज इक्वल टू बी अपॉन में सी, अगर लिंकिंग पेन है इसको क्या बोलते हैं? कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। लिखने का तरीका वही, ए इज टू बी इज इन प्रोपोर्शन विद बी इज टू सी। ए को क्या बोल रहे हैं? फर्स्ट टर्म। बी को क्या बोल रहे हैं? सेकेंड टर्म। सी को क्या बोल रहे हैं? थर्ड टर्म। ए और सी एक्सट्रीम टर्म। बी को क्या बोलना? मिडिल टर्म या मीन टर्म। फॉर्मूला मेरा क्या बनना? बी स्क्वायर इक्वल टू
AC। फिर हमने बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी और उसके बाद फिर हमने बहुत सारे फॉर्मूले और पढ़े। A अपॉन में B इक्वल टू C अपॉन में D। जल्दी से याद करिए, नीचे में देखना पहला फॉर्मूला पढ़ा कौन सा होगा, इन्वर्टेंडो। इन्वर्टेंडो क्या है, B अपॉन में A अपॉन में D अपॉन में C। दूसरा फॉर्मूला कौन सा पढ़ा, ऑल्टरनेंडो। दूसरा फॉर्मूला क्या है, ऑल्टरनेंडो। ऑल्टरनेंडो अगर करें तो क्या आएगा, A अपॉन में C इक्वल टू B अपॉन में D। नेक्स्ट फॉर्मूला कौन सा पढ़ा, नेक्स्ट फॉर्मूला कॉम्पोनेंडो। कॉम्पोनेंडो, कॉम्पोनेंडो क्या कहता है, A प्लस बी अपॉन में B, दिस इज इक्वल टू C प्लस D अपॉन में D। नेक्स्ट फॉर्मूला कौन सा पढ़ा, डिविडेंडो। डिविडेंडो क्या कहता है, A माइनस बी अपॉन में B, C माइनस D अपॉन में D। नेक्स्ट फॉर्मूला कौन सा पढ़ा, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। फॉर्मूला क्या है, A प्लस बी अपॉन में A माइनस बी, दिस इज इक्वल टू C प्लस D अपॉन में C माइनस D। नेक्स्ट फॉर्मूला कौन सा पढ़ा, एडेंडो। नेक्स्ट फॉर्मूला कौन सा पढ़ा, एडेंडो। एडेंडो क्या कह रहा है, A अपॉन में B इक्वल टू C अपॉन में D इक्वल टू A प्लस C अपॉन में B प्लस D। कंफर्टेबल है। नेक्स्ट फॉर्मूला कौन सा पढ़ा, सब्ट्राहेंडो। A अपॉन में B इक्वल टू C अपॉन में D, A माइनस C अपॉन में B माइनस D। आप चेक करो, आपने अभी पढ़ रहे थे, सारा याद भी हो गया। इतने ज़्यादा आपकी मेमोरी शार्प है, इतना ज़्यादा आपका ब्रेन सुपर नेचुरल काम करता है। अगर कंसंट्रेशन के साथ पढ़ते हो तो आप चेक करो, आपने याद करने का टाइम मिला ही नहीं, ना मैंने आपको याद करने का टाइम दिया, आपने समझा और आपके ब्रेन ने रिटेन जो है कर लिया। पहले के लोग ऐसे ही पढ़ते थे, पहले के लोग ऐसे ही पढ़ते थे, हर चीज़ को समझते थे, समझते थे, सारा याद जो है हो जाता था। पहले अगर आपको पता हो, ये कॉपी पेपर तो अभी आया, पेपर इन्वेंशन तो जस्ट कुछ साल पहले हुई थी। पहले तो क्या था, टीचर ने बोला, सामने वाले को समझ जो है आ गया, इस तरीके से समझ आया, उसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। खुद सोचें क्या इसको लिखने की ज़रूरत पड़ सकती है, ज़रूरत नहीं थी। अगर हम समझ जाते तो मैंने कहा इस कॉपी की अपने को ज़रूरत एक्चुअल में जो है नहीं है। पर आजकल हम इतने ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए, मैंने कहा तरीका यही पढ़ने का है, तरीके से पढ़ लो, लाइफ लॉन्ग आपको कभी भी दिक्कत जो है नहीं आएगी। कंफर्टेबल है, लो जी, यहाँ तक किसी को और कोई भी डाउट हो, कंफर्टेबल चल रहा है। और आप चेक करो, हमने 15-20 फॉर्मूले तक तो कर लिए, नंबर सिस्टम पूरा याद करा, रेशियो पूरा कर लिया, टाइप्स ऑफ रेशियो कर लिया, फिर टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन के लिए कई सारे फॉर्मूले, सारा टिप्स पे है कि नहीं है, सारा टिप्स पे जो है चल रहा है। इस तरीके से पढ़ोगे पूरा मैथ्स आपका याद हो जाएगा। पर हाँ, बीच में अगर कंसंट्रेशन मिट गई, सारा गड़बड़ जो है हो जाएगा। कंफर्टेबल है, चलो जी और आगे बढ़ जाएं। लो जी, और आगे आज का एक लास्ट टॉपिक और कर लेते हैं। चलो जी, आज का लास्ट टॉपिक, एक छोटा सा टॉपिक और करते हैं, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। हाँ जी, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। तो भाई बिजनेस वर्ल्ड में ये भी हमें चाहिए होता है, मेजर करने के लिए यूनिट्स हमें चाहिए होती हैं, जैसे किलोग्राम, किलोलीटर, किलोमीटर, ये सारी चीज़ें अपने को जो है चाहिए होती है। किलोमीटर भी होता है, सेंटीमीटर भी होता है, मिलीमीटर भी होता है, किलोग्राम भी होता है, मिलीग्राम भी जो है होता है। और फिर से आई से को लगा यहाँ पर बच्चों को थोड़ी सी गड़बड़ जो है होती है। लो जी, तो भाई पहले तो इसी बात को समझते हैं, क्या आपको बिजनेस वर्ल्ड में ये सारी चीज़ें चाहिए होंगी कि नहीं चाहिए होंगी, चाहिए होंगी। डिस्टेंस मेजर करना होगा, किलोमीटर में अगर हम बात करें तो मैं आपसे चलो पूछता हूँ, किलोमीटर में क्या मेजर करते हो, मीटर मेजर करते हो, बहुत ही बढ़िया। कह रहे किलोमीटर में क्या मेजर करते हैं, मीटर को मेजर करते हैं, बहुत ही होनहार बच्चे मेरी क्लास में है। अच्छा, डिस्टेंस मेजर करते हैं, बहुत ही बढ़िया। कौन सा डिस्टेंस जो आप किलोमीटर में मेजर करते हो, मैं से पूछ रहा हूँ कौन सा डिस्टेंस आप किलोमीटर में मेजर करते हो, ऐसा कोई डिस्टेंस जो किलोमीटर में मेजर किया हो आपने। हाँ जी, आपके घर से इंस्टीट्यूट कह सकते हैं, आपके घर से हमारा इंस्टीट्यूट कितने किलोमीटर है, कितने किलोमीटर है। तो हो सकता है किसी का 1 किलोमीटर हो, किसी का 2 किलोमीटर हो, किसी का 5 किलोमीटर हो, तो डिस्टेंस किलोमीटर में मेजर होता है। तो यहाँ कितने बच्चे हैं जो 1-2 किलोमीटर से आ रहे हैं, अच्छा कुछ ही बच्चे हैं, आप दूर दूर से आ रहे हो। 10 किलोमीटर से कितने बच्चे आ रहे हैं, तो बाकी सब कहाँ से आ रहे हैं, तुम क्या जंगलों से आ रहे हो क्या। नहीं मतलब मैंने पूछा, मेरे को लगा ऑलमोस्ट आसपास के होंगे, 1-2 किलोमीटर गिनती के बच्चे, 10 किलोमीटर। अच्छा ऐसे वो दिल्ली के बच्चे कितने हैं, दिल्ली से आ रहे हैं, अच्छा दिल्ली से आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा भी दूर से आ रहे हो दिल्ली, अच्छा एनसीआर से कितने बच्चे आ रहे हैं, अच्छा एनसीआर से भी आ रहे हैं, कहाँ कहाँ से आ रहे हो,
बुलंदशहर यूपी एनसीआर में कब से आ गया नालायक? यूपी भी एनसीआर में ले रहे हो? अच्छा, बुलंदशहर हमारे एनसीआर में आ गया है। यार हमें तो गुड़गांव नोएडा यहीं तक पता था, ये यूपी वाले कब्जा कर रहे हैं भाई। नहीं देखो, नहीं डेवलपमेंट नहीं, हमने भगवान राम को अयोध्या में किया है, राम राज्य, तुम तो सीधा दिल्ली तक आ रहे हो, ये कब्जा कर रहे हैं भाई। भाई जितना मुझे पता है नोएडा तक गुड़गांव तक था, ये बुलंदशहर को लेते लेते बाद में अयोध्या को भी एनसीआर में लेकर आ जाएंगे ये। चलो ठीक है, बुलंदशहर से कितना किलोमीटर होगा बुलंदशहर? 98 किलोमीटर, 100 किलोमीटर के आसपास जो है ये आ रहे हैं। तो डेली अप डाउन कर रहे हो? अच्छा, वीकली अप डाउन कर रहे हो। अच्छा, यहाँ पे पीजी में रहते हो, अच्छा ठीक है। तो भाई बुलंदशहर से आ रहे हैं। अच्छा, और एनसीआर से कहाँ कहाँ से आ रहे हैं? हाँ जी, एनसीआर से बड़े सारे हाथ खड़े करे थे, दिल्ली के बच्चे तो हो गए, तो एनसीआर आपके बुलंदशहर। और कोई बच्चा एनसीआर से कहाँ से आ रहे हो? साहिबाबाद। साहिबाबाद कितने किलोमीटर हुआ? अच्छा ये पता नहीं, ठीक है, नहीं ठीक है, साहिबाबाद से जो है आ रहे हैं। चलो, और कहाँ कहाँ से आ रहे हैं? एनसीआर में कौन कौन से हैं? हाँ जी, गुड़गांव से जो है आ रहे हैं। तो 2 घंटे लगते होंगे, 1.5-2 घंटा डेली आपका आने का जो है लगता होगा। अच्छा, और कहाँ से आ रहे हैं? हाँ जी, माइक जरा दें तो शायद आएगा। पहले एनसीआर की बात करें तो भाई साहिबाबाद, बुलंदशहर, गुड़गांव, और कहाँ से आ रहे हैं? बहादुरगढ़। बहादुरगढ़ से जो है आ रहे हैं, बहादुरगढ़ मेट्रो से आ रहे होगे, ठीक है। और कहाँ से आ रहे हैं? चलो, हाँ जी चलो। अच्छा, फिर आउटसाइड एनसीआर की बात करें तो बाहर से जो आ रहे हैं, आप कहाँ कौन कौन से स्टेट से आ रहे हो? हरियाणा। हरियाणा में कहाँ से आ रहे हो? हिसार से जो है आए हैं बच्चे। तो पीजी में रह रहे हो, है ना? डेली अप डाउन तो नहीं होगा हिसार से, ठीक है। और कहाँ से आए हैं बच्चे? हाँ जी, कहाँ से हैं आप? माइक माइक में बोलते हैं, सुन पाऊंगा। सोनीपत। अच्छा, सोनीपत। डेली अप डाउन कर रहे हो? ठीक है। सोनीपत से तो कैब से आ रहे हो, कैसे आ रहे हो? बाइक से। सोनीपत से डेली बाइक से आ रहे हो? अकेले आ रहे हो, लड़कियों के साथ लेकर आ रहे हो? नहीं, पहले पूछ लो। नहीं, बाइक में नहीं, मतलब अकेले आ रहे हो, दोस्तों के साथ आ रहे हो, ठीक है ठीक है। चलो, सोनीपत से डेली बाइक से, नहीं बहुत कमाल है, आप सोनीपत से बाइक से जो है आ रहे हैं। और बच्चे जो दिल्ली के बाहर से हो, कहाँ कहाँ से हैं? कुरुक्षेत्र से आए हैं। चलो, कुरुक्षेत्र से पीजी में रह रहे हैं। और कहाँ से बच्चे हैं? और कहाँ से बच्चे हैं जो यहाँ पर आ रहे हैं? और भी कोई बच्चा दिल्ली के बाहर का? दिल्ली के बाहर, अच्छा। बाकी सारे हमारे शायद ऑनलाइन होंगे। ऑनलाइन वाले बच्चे आप कहाँ कहाँ से हो? आप तो हर जगह से होगे। हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चे आप कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, आप भी मुझे बता सकते हैं। ऑफलाइन में और कोई नहीं है जो दिल्ली के बाहर का हो? कहाँ से? लुधियाना से आप जो हैं स्पेशल आए हैं। चलो, बहुत ही बढ़िया। और कहाँ से हैं? हाँ जी, और कहाँ से हैं? नेपाल वाले बच्चे कहाँ पर गए? अच्छा ठीक है, वो कह रहे हैं सर हम, हाँ आउटसाइड इंडिया, ठीक है। मेरे को लगा भी इंडिया, आउटसाइड इंडिया। नेपाल से कितने बच्चे हैं? नेपाल से 1। और भी कोई नेपाल से बच्चे जो यहाँ पर आए हो? हाँ जी, कहाँ पर? अच्छा, नेपाल से भी बच्चे जो है आए हैं, कमाल है। मतलब नेपाल से भी बच्चे जो है इस समय आ रहे हैं। अच्छा, जम्मू कश्मीर से कोई नहीं आया इस बार? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, इस बार जम्मू के बच्चे ऑनलाइन होंगे। अच्छा, ऑनलाइन तो बहुत सारे, पानीपत से हैं, रुड़की से हैं, रोहतक से हैं, सोनीपत से हैं, जींद से हैं, संगूर पंजाब से हैं, हरियाणा से हैं, देहरादून से है, चरखी दादरी से हैं, हरिद्वार से हैं, ढोलकपुर नहीं लिखा है, लिखा तो ढोलकपुरी है। अब ऐसे थोड़ी हंसते गए, हंस रहे होता। ढोलकपुर कहाँ पर है भाई? हमारे बच्चों को पता नहीं। कृष्ण विहार से हैं, सिंघाना से हैं। बच्चा कह रहे मैं तो रोहिणी से ही हूँ। पानीपत से हैं, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे जम्मू से भी हैं। ओके, अरुणाचल प्रदेश से भी हैं। चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे, अच्छा नेपाल से भी हैं, सिरसा, इलाहाबाद सिरसा से भी हैं। चलो एनीवेज, ठीक है ठीक है। चलो, हाँ जी, मैं कितने किलोमीटर, मैं तो पड़ोस पैदल ही आ जाता हूँ, ठीक है। मेरा तो बिल्कुल पास में ही घर है, हाँ मेरा बिल्कुल पास में ही घर है। और
शायद वही वाली बात थी, मेरे को मेरी लाइफ बड़ी सॉर्टेड सी है भाई। सीए बनने के बाद जो था ना कि आपको अपना करियर चूज़ करना था, तो मेरे को था दिल्ली में ट्रैवलिंग बहुत वेस्ट होती है, तो मेरे को डे वन से क्लियर था कि दिल्ली में ट्रैवलिंग से मुझे जो है बचना है, इसलिए मैं हमेशा विद इन रेडियस ऑफ 1-2 किलोमीटर मैं अपना काम जो है करता हूँ। तो मेरे को अपना टाइम जो है बचाना था, तो इसलिए मैं हमेशा जो है दिल्ली में, मतलब विद इन रेडियस ऑफ 1-2 किलोमीटर। लो बच्चा कह रहे फ्रांस से है, देखो फ्रांस की स्पेलिंग आती है पहले बता। फ्रांस से है नालायक। चलो, नहीं फ्रांस से तो नहीं होंगे, दुबई से बच्चे होते हैं। दुबई से कोई बच्चा हो इस बार? दुबई यूएई से कोई बच्चा हो? हाँ, आपको शायद पता होगा, मतलब इंडियन चार्ट अकाउंटेंट दुबई यूएई में भी जो है चलती है, तो दुबई से भी बच्चे जो है आते हैं। एक बार एक स्टूडेंट थी साउथ अफ्रीका केप टाउन से, वो जो है ऑनलाइन क्लासेस जो है ले रही थी, पर ये बच्चे थोड़े से कम जो है रहते हैं। नेपाल के बच्चे बहुत होते हैं, नैनीताल से बच्चे जो है आ रहे हैं। एनीवेज चलो वापस आए, तो भाई डिस्टेंस को अगर मेरे को चेक करना है तो किलोमीटर में जो है आ सकते हैं। तो भाई किलोमीटर में हमने डिस्टेंस को जो है मेजर करा। अच्छा, और अगर डिस्टेंस कम हो, मीटर में क्या आप मेजर करोगे? मीटर में आप क्या मेजर? कपड़ा ले न लाए तो कपड़ा ही सील ले, या हम सीए कर रहे हैं ये कपड़ा ही नापेगा। देखो कितना रट्टा मारा है सबके पास। मेजॉरिटी स्कूल में ये सिखाया था, मीटर से कपड़ा नापते हैं, बस ये कपड़ा ही नापते रह जाएंगे। 1 मीटर 2 मीटर, कोई ढंग का मीटर में एक माइक जो है दे। हाँ जी, मीटर में जो चलो कपड़ा, हम बिजनेस कर रहे हैं तो क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग है, तो भी कपड़ा जो है नाप सकते हैं। और बताएं और क्या हो सकता है? बिल्डिंग की हाइट। बिल्डिंग की हाइट मीटर्स में जो है कह सकते हैं, तो बिल्डिंग की हाइट मीटर्स में। और बताएं, हाँ जी, और मीटर में क्या हो सकता है? पहाड़, हाँ पहाड़ किलोमीटर तो नहीं, किलोमीटर भी हो सकते होंगे, ठीक है। पहाड़ जो है मेरे मीटर्स में, उनको जो है माइक दें। गिटार, अच्छा तार, ठीक है। इलेक्ट्रिक हमारे कंपनी है, तो भी तार हम। एरिया भी हो सकता है। ठीक है, हाँ एरिया, स्कूल का एरिया, आपके स्कूल का प्रीमाइसेस। हमें फैक्ट्री लगानी है तो मैं भी शायद हम मीटर्स में जो है कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आओ सेंटीमीटर, हाइट, वेरी गुड। आपकी जो हाइट है वो सेंटीमीटर में नॉर्मली जो है आती, किलोमीटर में तो नहीं होगा ना, मेरी हाइट 4 किलोमीटर ऐसा तो नहीं होगा। तो हाइट सेंटीमीटर में। और मुझे बताओ सेंटीमीटर में और क्या होता है? हाँ जी, सेंटीमीटर में हाइट और क्या हो सकता है? सेंटीमीटर, आपकी हाइट सेंटीमीटर। और भी कहीं बिजनेस वर्ल्ड में सेंटीमीटर काम आता है? सेंटीमीटर बिजनेस वर्ल्ड में और कहीं काम आता हो? आप अपना विजिटिंग कार्ड अगर बनवाओगे, सेंटीमीटर, बिजनेस कार्ड अगर सीए बनोगे तो, है ना, तो बिजनेस कार्ड कई बार सेंटीमीटर में। इवन आप जो रजिस्टर सेंटीमीटर में जो है आपके आते हैं। अच्छा, फिर बताओ सेंटीमीटर से कम मिलीमीटर में क्या होता होगा? मिलीमीटर में कुछ मेजर करते हैं? मिलीमीटर में क्या कुछ मेजर करते हैं? हाँ जी, ओके, थिकनेस, आपके पेपर की थिकनेस, कार्डबोर्ड की थिकनेस, आपका जो कोई भी चीज़ अगर है बोर्ड है उसकी थिकनेस जो है आती है। तो आपकी ग्लास की थिकनेस जो है, रबड़ की थिकनेस मिलीमीटर में जो है आ जाती है। माइक जो है, तो भाई वाटर आप मिलीमीटर में करते हो? ठीक है, वेरी गुड। हाँ जी, पता है जी। सर अगर किसी की कोई मेडिसिन की फैक्ट्री है तो फिर जो मेडिसिन की जो पिल्स होती है उनकी रेडियस लेंथ। ओके, मेडिसिन की अगर बात करें तो मेडिसिन का भी एक साइज है, तो वो सेंटीमीटर में या मिलीमीटर में जो है आ जाता है। ठीक है, ये बात समझ जो है आई। ऐसे ही किलो लीटर भी हो जाएगा। हाँ जी, अच्छा किलोग्राम की बात करें, किलोग्राम किलोलीटर, तो किलोग्राम में क्या करते हैं? तोलते हैं। क्या तोलते हैं किलोग्राम में? हाँ, खुद को, कि आप कितना धरती पर आप बोझ हो। तो भाई धरती माँ कह रही है कितना बोझ है, तो धरती माँ अगर चेक करना चाहे 50 किलो का बोझ, 70 किलो का बोझ, ये जो है आया हुआ है। तो किलोग्राम में भाई आपका खुद का वजन जो है आ सकता है। रॉ मटेरियल का वजन जो है किलोग्राम में होता है। फिर किलोग्राम में एक तो आपका वजन हो गया, और किलोग्राम में और क्या होता है?
अच्छा ठीक है, किलोग्राम में भाई आप सब्जी खरीदने जाते हैं, आलू प्याज टमाटर, वो क्या है किलोग्राम में जो है हो जाते हैं। फिर ग्राम में आ जाओ, गोल्ड, चलो ठीक है, ग्राम में गोल्ड जो है वो तोला जो है जाता है। और बताएं ग्राम में, हाँ अच्छा ग्राम में मेडिसिन हो सकती है, मेडिसिन किलोग्राम में तो नहीं होती, बुखार हो रहा है 4 किलोग्राम दवाई ले रहे हो वो ग्राम से चलता है, 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम वो आपका जो है आते। और मिलीग्राम, मिलीग्राम भी शायद मेडिसिन जो है कह सकते हैं, ठीक है। तो मतलब कुल मिला के जो एक पर्पस था, इन सब चीज़ों की मेरे को ज़रूरत है। अब चक्कर क्या है, किलोग्राम को अगर ग्राम में कन्वर्ट करना हो, मिलीग्राम में कन्वर्ट करना हो, किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो, यहाँ बच्चों को दिक्कत जो है आती है। तो भाई यहाँ दिक्कत आती है, मैंने कहा 10 किलोमीटर कितने मिलीमीटर हो गया, या 15 किलोमीटर कितना सेंटीमीटर है, या आपका 8.5 किलोग्राम कितने मिलीग्राम बन रहा है, यहाँ पर जो है फिर से गड़बड़ाती है। इसको आज अपने को जो है समझना है। फिर आज हमें चंडी, अच्छा चांदी, सॉरी नहीं मैंने हाँ नहीं उसने लिखा है, अच्छा मिलीग्राम में चांदी तोलते हैं, मैं कहा चंडी कहाँ से आ गया, ठीक है चांदी, ठीक है नहीं मैं समझ गया, चांदी तोल रहे हैं, चांदी तोल रहे हैं, ठीक है ठीक है ठीक है। मैंने कहा मेरे चेहरे में चंडी दिख रहा है इनको, चलो वेरी गुड, आगे बढ़ जाए। चांदी, ज्वेलरी, वेजिटेबल, ठीक है, गॉट इट, वेरी गुड। चलो यूनिट ऑफ मेजरमेंट, तो भाई अब चीज़ें चेक करो, फिर से कंसेप्ट को पकड़ लेते हैं। पहला किलो, फर्स्ट आए जी किलो। जब भी किलो हो, किलोग्राम, किलोमीटर, किलो लीटर, कहीं पर भी किलो आए, इसका मतलब क्या होता है, किलो मीन्स 1000 टाइम्स हायर। किलो का इतना मतलब होता है, किलो का मतलब क्या है, जो भी चीज़ है उसको 1000 गुना बढ़ा दो, उसको 1000 गुना बढ़ा दो। क्या मतलब हुआ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कहा 1 किलोग्राम, तो भाई अब समझो 1 किलोग्राम का मतलब क्या है, किलो का मतलब क्या है, 1000 से बढ़ा दो, किसको बढ़ा दो, जो बच गया, क्या बच गया, 1 ग्राम। तो फिर इसका मतलब 1 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 1000, सिर्फ इतना सा मतलब है। तो इसका मतलब ये कितना हो गया, 1000 ग्राम। तो 1 किलोग्राम ये कितना हो गया, 1000 ग्राम। कंफर्टेबल है। ऐसे अगर मैं आपसे कहूँ 2.5 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर, तो इसका मतलब क्या हुआ, किलो को एक बार हटाओ, किलो हटाओ, क्या बच गया, 2.5 मीटर। और किलो का मतलब क्या है, 1000 से मल्टीप्लाई, सिंपल 1000 से मल्टीप्लाई कितना हो गया, 2500 मीटर। क्या ये बात समझ आती है, ठीक है। तो जब भी किलो शब्द हो, बस क्या करना है, किलो का मतलब 1000 से मल्टीप्लाई जो है अपने को जो है करना है, ठीक है। ऐसे ही किलो के बाद फिर सेकेंड वर्ड जो मेरे पास आता है वो है मिली, मिलीमीटर, मिलीग्राम, मिलीलीटर। तो भाई मिली, मिली का मतलब क्या है, मिली मीन्स, हाँ जी। तो भाई क्या बच्चों को फिर से दिख रहा हूं मैं, लुक्का छुपी चलता रहता है, बीच में नेट चला गया। हाँ जी दिख गया अच्छे से, चलो आगे शुरू करें। चलो जी चेक करें, मिली, हाँ जी, जब भी मिली आ जाए, मिली मीन्स, हाँ जी, जब भी मिली आए, मिली मीन्स 1000 टाइम्स क्या हो जाएगा, लोअर। जिस दिन आपको मिली आपकी खुशियां 1000 टाइम्स लोअर, बच के रहना जीवन आपका। जिस दिन मिली खुशियां 1000 टाइम्स लोअर, कह रहे हैं 1 मिलीग्राम, अच्छा खासा ग्राम था, ग्राम को मिली, हाँ जी, कह रहे 1 मिलीग्राम तो मिली, हमने कहा 1 ग्राम
और जैसे ही ग्राम को मिली 1000 से कम हो गया, सुख चैन 1000 टाइम्स लोअर। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम। तो भाई 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम। फिर से शब्द इतना ही है, अगर किलो आए तो भी जो गिवन है 1000 से मल्टीप्लाई, अगर मिली आ जाए 1000 से डिवाइड जो है अपने को जो है करना है। और ऐसे ही लास्ट सेंटी। और फिर से सोचें, अगर आप सेंटी होते हैं तो क्या होता है? सेंटी मीन्स अगेन 100 टाइम्स, क्या होगा? लोअर या हायर? लोअर। सेंटी होते ही सब खत्म। तो भाई सेंटी मीन्स 100 टाइम्स लोअर। सेंटी मीन्स 100 टाइम्स लोअर। फॉर एग्जाम्पल 1 सेंटीमीटर। लो जी 1 सेंटीमीटर। ऑनलाइन बच्चे कह रहे यस सर, मिली, सब बट गया। मिली, अब क्यों मिली? चलो वेरी गुड। 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर का मतलब हमने कहा सेंटी हटाओ, पहले तो मीटर था फिर वो सेंटी हुआ। तो जैसे सेंटी हुआ सब खत्म, 100 से घट गया। जिस दिन मिली आपका पैसा भी 1000 टाइम्स लोअर। जिस दिन सेंटी हुए सब खत्म, 100 टाइम्स लोअर। तो लिखो जी 1 मीटर दिस इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। हाँ जी 1 मीटर दिस इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। चलो वापस कंसेप्ट पर आ जाते हैं। हाँ जी चलो वापस अच्छे से आ जाते हैं। तो भाई तीन ही शब्द हैं, उसको पकड़ लोगे सारी यूनिट ऑफ मेजरमेंट अच्छे से जो है हो जाएगी। जब भी किलो शब्द आए क्या करना है? जो भी वैल्यू है 1000 से मल्टीप्लाई। अगर मिली शब्द आए क्या करना है? 1000 से डिवाइड। अगर सेंटी शब्द आए 100 से डिवाइड जो है करना है। ठीक है, कंसेप्ट ये है, पर इसको थोड़ा सा और ईजी वे में मैं आपको करवा देता हूँ और ईजी वे में कर लेते हैं। तो भाई इजी वे में करते हैं तो एक मैं कहता हूं केबीसी मोड, है ना। आप सब टीवी भी देखते होगे, है ना, टीवी तो देखते हो, उसके बिना तो गुजारा नहीं होता होगा। तो भाई केबीसी मोड, तो भाई चेक करें केबीसी मोड, इसको याद कर लो, हमेशा सारी बातें ठीक रहेगी। केबीसी मोड मैंने कहा के बी सी और मोड। तो भाई के स्टैंड्स फॉर किलो, बी स्टैंड फॉर बेस, मीटर, लीटर आपका ग्राम, और उसके बाद क्या है भाई, उसके बाद दिस सी स्टैंड फॉर सेंटी, एम स्टैंड फॉर मिली। तो भाई मैंने कहा मेरा बेस क्या है, लिख लो, मीटर हो सकता है, तो मीटर के ऊपर है किलोमीटर, नीचे सेंटीमीटर, मिलीमीटर, तो हमने कहा मीटर हो सकता है, और क्या हो सकता है, ग्राम। तो भाई ग्राम में ऊपर किलोग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम, ऐसे क्या है, लीटर। ये सारे जो है मेरा बेस हुआ, मीटर, ग्राम, लीटर। इसी में शब्द जुड़ जाएंगे, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम, और ऐसे आपका नीचे किलोलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर। ठीक है जी। तो अब ध्यान से चेक करो, किलोमीटर और बेस, किलोमीटर और बेस, किलोमीटर से अगर मीटर पर जाना है तो क्या करना है, 1000 से मल्टीप्लाई। किलोमीटर से बेस पर जाना है, किलोमीटर इज 1000 ऑफ मीटर, अभी पढ़ा था, किलो मीन्स 1000 हायर, 1000 मीटर्स इज 1 किलोमीटर। बेस से सेंटी पर जाना है तो मुझे क्या करना है, सेंटी पर जाना है 100 से और नीचे। 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, अभी हमने लिखा 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर। ठीक है जी। और अगर सेंटी से मिली पर जाना हो, 1 सेंटीमीटर इज 10 मिलीलीटर। आपके स्केल में 1 सेंटीमीटर में छोटे छोटे लाइन जो है होती है। तो भाई किलो, बेस, सेंटी और मिली, और याद कैसे हुआ, पहले 1000 है,
एक ज़ीरो कम किया 100 हो गया, एक ज़ीरो कम किया 10 जो है मेरा जो है आ गया। तो भाई याद बड़ा सिंपल सा जो है हो जाता है। किलो से बेस पर जाना है 1000, 1000 से अब आपका बेस से सेंटी, एक ज़ीरो कम करो 100, सेंटी से मिली पर जाने, एक ज़ीरो कम कर लो, कितना आ गया 10 जो है आ जाएगा। कंफर्टेबल है? ऐसे ही जस्ट मैंने आपसे पूछा, और अगर अब सोचे मेरे को मिली से सेंटी पर जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 10 से डिवाइड। इधर तो क्या है मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऊपर जाएंगे तो डिवाइड। अगर सेंटी से बेस पर जाना है 100 से डिवाइड, बेस से किलो पर जाना है 1000 से डिवाइड जो है करना पड़ेगा। जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने कहा 1 किलोमीटर। अब सोच के बताओ 1 किलोमीटर कितने मीटर होगा। हाँ जी, किलो से बेस पर जाना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, 1000 से। ठीक है जी। ऐसे मैंने पूछा 1 किलोमीटर कितने सेंटीमीटर होगा, तो दोनों स्टेप गए, तो कितना सेंटीमीटर होगा, पहले 1000 और फिर 100, इतने सेंटीमीटर जो है ये मेरा आ गया। कितना हो गया, 1 लाख सेंटीमीटर। मैंने पूछा 1 किलोमीटर कितने मिलीमीटर होगा, मिलीमीटर होगा। सिंपल है, पहले 1000 से बेस पर आए 1 2 3 0, फिर बेस से सेंटी पर आए 2 0, फिर मिली पर आए 1 0, तो यहाँ पर कितना आ गया, 10 लाख मिलीमीटर जो है आपका हो गया। क्या बात समझ आती है? तो भाई किलो से बेस पर जाना है 1000 से मल्टीप्लाई, बेस से सेंटी पर जाना है 100 से मल्टीप्लाई, सेंटी से मिली पर जाना है 10 से मल्टीप्लाई, और मान लो किलो से मुझे सेंटी पर जाना है, 2 स्टेप है, इससे मल्टीप्लाई, किलो से मिली पर जाना है, इन सब से मल्टीप्लाई, कहीं से कहीं जाना है। अब मुझे बेस से मिली पर जाना है, बेस से मिली पर जाना है 100 और 10, इन दोनों से मल्टीप्लाई जो है मुझे करना है। कुछ कुछ बात समझ आती है? लो जी, ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं, लो जी मुझे बताओ 50 मीटर बताओ कितने सेंटीमीटर होगा। आराम से आप ही देखो 50 मीटर कितने सेंटीमीटर जो है होगा। हाँ जी, 50 मीटर यहाँ से चलना है और मुझे सेंटी किससे मल्टीप्लाई करना है, 100 से। तो मैंने कहा 50 ऑलरेडी है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये मेरा जो है आ गया। लो जी, ऐसे मैंने कहा 6 मीटर बताओ कितने मिलीमीटर होगा। 6 मीटर यहाँ है मीटर, मुझे कहाँ जाना है, मिलीमीटर। बताओ जी कितना, पहले 6 फिर 2 0, ये कितना हो गया 600 सेंटीमीटर, एक जीरो और लगाया 6000 मिलीमीटर जो है ये मेरा आ गया। मैंने कहा जी 6250 मिलीमीटर बताओ कितने सेंटीमीटर होगा। अब मिलीमीटर से सेंटीमीटर जाना है, अब मुझे क्या करना है, एक जीरो से डिवाइड, ये कितना आ गया 625 जो है ये मेरा आ गया। मैंने यही पूछा 6250 मिलीमीटर बताओ कितने मीटर होगा, कितने मीटर होगा। मिली से बेस पर जाना है, पहले 10 से डिवाइड फिर 100 से डिवाइड, तो कितना आया 6.25 मीटर जो है मेरा आ जाएगा। क्या ये बात समझ आती है? तो भाई ऐसे चेक करो, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए मैंने कहा 1.25 kg बताओ कितना मिलीग्राम होगा। ध्यान से मुझे बताओ 1.25 kg कितना मिलीग्राम होगा। किलोग्राम से मिलीग्राम तक जाना है, बताओ कितना, 12,50,000। कैसे किया, 1.25 kg पहले 1000 से मल्टीप्लाई, तो 1250 इतना आ गया, फिर 100 से मल्टीप्लाई 2 0, फिर 10 से मल्टीप्लाई 1 0, 12,50,000। बड़ा फटाफट काम जो है होता है। ये सारी चीज़ें हैं, एक नंबर का सवाल आएगा। अब आप चाहो तो 1 मिनट लगाओ, चाहो तो 10 सेकंड में निपटाते जो है आप जो है चले जाए। कंफर्टेबल ने? लो जी, फिर आए हमारे पेपर का सवाल, चेक करो जी। एग्जाम्पल नंबर 1 चेक करें। एग्जाम्पल नंबर 1 कह रहे हैं फाइंड द रेशो ऑफ the following. Find the ratio of the following. अब आपको कह रहे रेशियो निकालना है। केस 1 कह रहे 4 kg एंड 20 ग्राम।
अब मुझे करना क्या है, पहले दोनों के यूनिट को सेम बनाना है। एक है किलोग्राम, एक है ग्राम। या तो दोनों को किलोग्राम बनाओ या दोनों को ग्राम बनाओ, कौन सा बेटर है? दोनों को ग्राम। डिवाइड करेंगे डेसिमल्स आएगा तो दोनों को लोअर पर आ जाओ। तो बताओ 4 किलोग्राम कितने ग्राम हुआ? 4000। किलोग्राम से ग्राम पर आया, सिंपल, इज टू 20 ग्राम। सॉल्व करके बताओ आंसर कितना? हाँ जी, ये कितना आ गया? 200:1। कर लोगे? पेपर में 4 ऑप्शन होते हैं, 200:1, 2000:1, 20:1, 2:1, ऐसे 4 ऑप्शन यही जो है बनते हैं। जिसके कंसेप्ट क्लियर है 5 सेकंड में आंसर आएगा, और जिसके कंसेप्ट क्लियर नहीं है वो गड़बड़ जो है कर जाएगा। ऐसे मैंने कहा केस 2, लो जी केस 2, मैंने कहा 2.5 किलोमीटर एंड 5000 मिलीमीटर। हाँ जी, तो भी चेक करें, 2.5 किलोमीटर एंड 5000 मिलीमीटर। अब दोनों को मिलीमीटर में लाना है, दोनों को मिलीमीटर में लाना है। तो भी 2.5 पहले तो मीटर में लाओ 2500, मीटर के बाद सेंटीमीटर में 2 जीरो और, मिलीमीटर में 1 जीरो और, इस टू 5000। तो बताओ जी आंसर कितना? 500:1। और फिर से ये काम अभी तो लिखवा रहा हूँ, पेपर में लिखना नहीं, सारा काम कैलकुलेटर पर। क्यों? इसको कैलकुलेटर पर ही करोगे सीधा। 2.5000 करते जाओ, डिवाइड बाय 5000, सारा काम कैलकुलेटर पर जो है करना। लिखोगे तो गड़बड़ जो है होगी। अभी तो सिर्फ लिखवाने की बात है, पर ये सारा काम कैलकुलेटर पर जो है अपने को करना है। कंफर्टेबल है? कर लोगे? लो जी ऐसे ही एक और मैंने कहा जी केस 3, 35 सेंटीमीटर एंड 25 मिलीमीटर। लो जी 35 सेंटीमीटर 25 मिलीमीटर, बताओ जी कितना? हमने कहा 35 सेंटीमीटर मिलीमीटर में, सेंटी से मिली कितना? 100, डिवाइडेड बाय 25 करेंगे, कैलकुलेटर पर करो कितना? 14:1। काम फटाफट जो है हो गया। क्या ये बात क्लियर है? हाँ जी, मेरी स्पीड ठीक है, स्लो है कि फास्ट है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक चल रहा है, सारा अच्छे से याद हो रहा है। पर बस आपसे रिक्वेस्ट, इसी स्पीड से अपन जो है पढ़ेंगे, सिलेबस बहुत कंफर्टेबली होगा। पर क्या है, डेली का एक एक टॉपिक हमारा खत्म जो है होता जाएगा, तो सिलेबस बहुत सारा है। ये मैं पहले बता रहा हूँ, मैथ्स का सिलेबस दुनिया जहान का है, पर डेली है, ईजी इंटरेस्टिंग है, पढ़ना आपको जो है पड़ेगा। ठीक है जी। लो जी यहाँ तक अब किसी को कोई भी छोटा मोटा डाउट हो? लो जी ऑनलाइन बच्चे, मैं वाराणसी से भी हूँ, एक बच्चा कह रहे रोहतक से हूँ, गाज़ियाबाद से भी हैं, ठीक है, अलग अलग जगह से बहुत सारे बच्चे जो है आए हुए हैं। ठीक है जी, तो ऑनलाइन वाले बच्चों सब ठीक चल रहा है? हाँ जी, आई होप आपको सारा ठीक लग रहा होगा। आप तो अपना बढ़िया मस्त जो है बैठ रहे होगे, पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न खा रहे होगे, खाना वाला लंच भी हो गया होगा अब तक तो। चलो ठीक है जी। लो जी यहाँ तक अब एक बात चेक कर लें, किसी को कोई भी छोटा मोटा चिन्ना मिन्ना डाउट हो? कंफर्टेबल है? चलो, तो अब जो है हमने एक टॉपिक, 2 टॉपिक हमने कंप्लीट करे, और आपको एक प्यारी सी किताब भी मिली होगी। हाँ जी, तो एक बार किताब भी देख लेते हैं। हाँ मुझे पता आप लेकर नहीं आए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, डिजिटल किताब दिखाऊंगा आपको मैं। तो भाई चेक करें, जो किताब लाए हैं अच्छी बात है, जो नहीं लाए कोई बात नहीं। तो भाई आपके पास एक प्यारी सी किताब होगी, जो लाए हैं आप देख लें वॉल्यूम 1, और जो नहीं लाए तभी कोई दिक्कत नहीं, डिजिटली मैं आपको दिखा देता हूं। तो वॉल्यूम 1 में सिर्फ 5 चैप्टर हैं, तो ये किताब सिर्फ 5 चैप्टर्स की। आपको कितनी वॉल्यूम मिली है? 3 वॉल्यूम जो है मिली होंगी, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 जो है आपके पास होगी। तो भाई 3 किताबें जो हैं हमारे पास है, और वॉल्यूम 1 में 5 चैप्टर्स हैं। अभी हमारा पहला चैप्टर चल रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। उसका पहला टॉपिक है रेशो, कंप्लीट हुआ। दूसरा टॉपिक है प्रोपोर्शन, कंप्लीट हुआ। कल अपन को इंडाइसेस जो है करेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप जो है चल रहे हैं। थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूँ, किताब की बात करें तो किताब में 2nd पेज पर डिटेल्स हैं। तो भाई जिनका किताब है अच्छी बात, नहीं तो आप चेक करें, हर चैप्टर को 3 भागों में डिवाइड करा है।
हर चैप्टर को पहला पार्ट क्या है, बिगिनर स्टेप, फिर क्या है एक्सरसाइज, फिर क्या है सेल्फ इवैल्यूएशन टेस्ट। हर चैप्टर में इस तरीके से ये काम जो है चल रहा है, ठीक है जी। हर चैप्टर में इसी तरीके से काम जो है चल रहा है। तो अभी करना क्या है, मैथमेटिक्स 3 लेवल पर हम काम जो है करेंगे। पहले हम बिगनर स्टेप को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं, उसके बाद सेल्फ इवैल्यूएशन टेस्ट जो है कंप्लीट जो है करते हैं। तो जब ये करेंगे, यहाँ तक करने के बाद फिर आपको पूरा कॉन्फिडेंस जो है आ जाएगा। आपके चाहे मैथ्स हो या नॉन मैथ्स के बच्चे हो, मैं कहूँ आप बस पेशेंस के साथ, सिंसेरिटी के साथ, ऑनेस्टी के साथ ये करते रहना, और जब ये पूरा कंप्लीट होगा अच्छा खासा कॉन्फिडेंस जो है आ जाएगा और स्पीड भी आपकी मस्त जो है होगी। आज का होमवर्क क्या है, लो जी, आज का होमवर्क क्या रहेगा तो आप चेक करें। जैसे कि आपका पहला चैप्टर है रेशियो प्रोपोर्शन, तो भाई पेज नंबर 1 में आपको क्या गिवन है, बिगिनर स्टेप। बिगिनर स्टेप क्या है, 1। बिगिनर स्टेप 1 किससे डील करता है, रेशियो से। ऐसे ही एक बार से दिखा देता हूँ, ऐसे ही पेज नंबर 2, 3, 4, 5 ये सारा आपका आया। उसके बाद फिर क्या है, बिगिनर स्टेप 2, ये किससे डील करेगा, प्रोपोर्शन से। उसके बहुत सारे सवाल आपको दिए होंगे। उसके बाद फिर आपके पास क्या है, पेज नंबर फिर 11 पर बिगिनर स्टेप 3, ये किससे डील करेगा, इंडाइसिस से। ऐसे बिगिनर स्टेप 4 वो किससे डील करेगा, लोगारिथम से। 4 टॉपिक हैं, 4 बिगिनर स्टेप आए। उसके बाद फिर जब बिगिनर स्टेप खत्म होगा, उसके बाद फिर हम आएंगे एक्सरसाइज। फिर एक्सरसाइज 1 जो है आएंगे, फिर एक्सरसाइज 1 है ऐसे ही, फिर एक्सरसाइज 1 जो है आ रही है, बहुत सारे सवाल इसमें दिए 49। उसके बाद फिर एक्सरसाइज 2 है, एक्सरसाइज 1 रेशो की, फिर एक्सरसाइज 2 बहुत सारे सवाल आपको जो है यहाँ पर दिए, कितने हैं 32। उसके बाद फिर एक्सरसाइज 3 ये किसकी होगी, इंडाइसिस की। तो कुछ सवाल इंडाइसिस के जो है ये मैंने आपको जो है दिए हैं, ये मैंने आपको दिए 36 सवाल, ज़्यादा मैं नहीं दे रहा हूँ। उसके बाद फिर एक्सरसाइज 4 क्या है, लोगारिथम। फिर ये सब प्रैक्टिस आराम आराम से जो है करेंगे। जब ये सारी प्रैक्टिस करेंगे लोगारिथम, फिर एक्सरसाइज और है एक्सरसाइज 5, ये भी लोगारिथम का पार्ट भी है। ये सारा जो है करेंगे। ये करने के बाद फिर क्या है, सेल्फ इवैल्यूएशन टेस्ट 1। सेल्फ इवैल्यूएशन टेस्ट 1 और प्रैक्टिस के लिए फिर हमारे पास क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा तो है नहीं, कितने 18, 30, 40 हैं, 49 तक पहुंच गए, 49, 60, 70, 75 ही सवाल फिर आपको टेस्ट 1 के जो है मिल रहे हैं। उसके बाद फिर क्या है, सेल्फ इवैल्यूएशन टेस्ट 2 है। ऐसे इसके भी कई सारे सवाल हम प्रैक्टिस जो है करेंगे, करते करते कितने 58 ही सवाल हैं। उसके बाद फिर सेल्फ इवैल्यूएशन, ये किसका होगा, इंडाइसिस का। तो भाई ये भी सवाल कुछ हैं, ज़्यादा तो है ही नहीं। ये कितने हैं आपके 57, ये आपका जो है आपका 76, 85, 93, 93 सवाल ही है, ज़्यादा तो इसके भी नहीं है। उसके बाद फिर क्या है, सेल्फ इवैल्यूएशन टेस्ट 4, ये क्या है, लोगारिथम। तो लोगारिथम के भी कुछ सवाल मैंने आपको जो है दिए हैं। लोगारिथम के भी कुछ सवाल जो है मैंने आपको दिए हैं, कितने हैं 83, 83 आपके जो है क्वेश्चंस आए। और उसके बाद और फिर से ये पूरा वॉल्यूम 1 नहीं, ये चैप्टर 1 हुआ। और ऐसे ही फिर चैप्टर 2 आपको बात समझ जो है आई, और फिर चैप्टर 2 में वही खेल शुरू करेंगे। पहले बिगिनर स्टेप 1, बिगिनर स्टेप 2, बिगिनर स्टेप 3, बिगिनर स्टेप 4, एक्सरसाइज 1, 2, 3, 4, सेल्फ इवैल्यूएशन टेस्ट 1, 2, 3, 4, ऐसे सारे चैप्टर्स आपको जो है दे रहे हैं, ठीक है। और वो इतने बस कर लोगे फिर तो कॉन्फिडेंस आ ही जाएगा। ये तो आपको भी लग रहा है, हाँ सर इतने क्वेश्चन करने के बाद तो सर कॉन्फिडेंस हम इस लेवल पर पहुंच जाएंगे, हम सोच भी नहीं सकते, ठीक है। तो मैंने कहा बस हाँ, इससे पहले वापस आऊँ, इससे पहले इवन तो इसके बाद भी आपको कोई किताब उठाने की जरूरत नहीं। कई बच्चे आ रहे हैं सर क्या मुझे ISI का स्टेटमेंट उठाने, बिल्कुल भी नहीं। मेरी किताब आप पहले करके तो देखो, ठीक है। मेरी किताब आप पूरी कर लो, उसके बियॉन्ड मतलब मैं जो आपको किताब देता हूँ, हमारे जो मॉक टेस्ट पेपर हैं उसमें सब कुछ इंक्लूडेड है। आप इतने करने वाले जो है बन जाओ। हाँ बच्चा कह रहे आज कितने करने हैं, आज कितने करने हैं वो भी बता देता हूँ। तो आज आपका होमवर्क क्या है, आज आपका होमवर्क क्या है, क्या हमने रेशियो कंप्लीट कर लिया है, हाँ। तो बिगिनर स्टेप 1 कितना करना है, कंप्लीट, ज़्यादा नहीं करने। बिगिनर स्टेप 1 के कितने सवाल करने हैं आपको, 54 ही हैं, बताओ 54 ओनली।
तो 54 क्वेश्चंस आपको बिगनर स्टेप 1 के जो है करने। पर आज तुम्हारा प्रोपोर्शन भी खत्म हो गया। हाँ, तो प्रोपोर्शन के भी करने हैं। कितने करने प्रोपोर्शन के? प्रोपोर्शन के हमारे पास कितने हैं? 49। लो, ज्यादा तो है ही नहीं, 49 क्वेश्चंस हमारे इसके हैं, 49 हैं, और लगभग ऊपर कितने थे? 54। कितने हो गए? 103। तो बस ज्यादा मैं आपको होमवर्क कभी नहीं दूंगा, मात्र हाँ सिर्फ 103 क्वेश्चन जो है करने हैं। अब की बार 100 पार, ठीक है? हाँ जी, तो भाई 103 सवाल आपको जो है करने पर इंपॉर्टेंट, मेरी इंस्ट्रक्शंस को बहुत ध्यान से सुनना और समझना। 3 लेवल पर काम कर रहे हैं। पहला है बिगनर स्टेप, फिर है एक्सरसाइज, फिर है सेल्फ वैल्यूएशन टेस्ट। बिगनर स्टेप बहुत बेसिक है और ये क्या है, सिर्फ आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए है। तो इसको करने का क्या तरीका है, तो भाई चेक करें इसको करने का तरीका। बिगनर स्टेप में आपको यहाँ पर सवाल है और सवाल के नीचे एक मिक्की माउस दिख रहा है, प्यारा सा मिक्की माउस है, और मिक्की माउस के पीछे कुछ लेटर्स उछल कूद कर रहे हैं। ये लेटर्स क्या हैं? आंसर। कितने आप समझदार हो? तो ये क्या है? आंसर्स हैं। करना कैसे है? बिगिनर स्टेप में कैसे करना है? बिगिनर स्टेप में आपने पहला सवाल करा, करते ही आंसर चेक करा, क्या मेरा आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। क्योंकि यहाँ पे मैथ्स वाले बच्चे भी, नॉन मैथ्स के बच्चे भी, इवन मैथ्स वाले बच्चे भी हैं। तो अभी इनिशियली पहले चेक करना है कंसेप्ट आपके हैं कि नहीं, फिर हम स्पीड पर नेक्स्ट लेवल पर जो है आएंगे। तो पहला काम वही है, पहला क्वेश्चन करा और कोशिश वही करना, कम से कम लिखना। देखो इंपॉर्टेंट वही है, पूरा सारा काम किस पर होगा? कैलकुलेटर पर जो है होना है। पहला क्वेश्चन किया, नीचे आंसर चेक किया, सही है गलत है। दूसरा क्वेश्चन किया, नीचे आंसर चेक किया। तीसरा क्वेश्चन किया, नीचे आंसर जो है चेक किया। और जो आंसर आपका गलत हो जाए उसको मारो स्टार मार्क। तो जो आंसर गलत हुआ उसको क्या करो? स्टार मार्क। मतलब ये आंसर आपसे गलत हो गया, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सारा काम करना है। और एक चीज बता दूं, कहने को ये 103 सवाल है, जितना बच्चे बताते हैं 20 मिनट में ये आपका हो जाएगा, ठीक है? 20 मिनट में ये हो जाएगा। मैं आपको उससे ज़्यादा होमवर्क कभी भी जो है नहीं दूंगा। 20-25 मिनट में मैक्सिमम। कई बच्चे कहते हैं सर 15 मिनट में जो है हो गया। एक एक मिनट में 4-4 सवाल जो है हो जाते हैं। एक एक मिनट में 4-4 सवाल होंगे तो 20 से 25 मिनट में ये सारा काम जो है हो जाएगा। कंफर्टेबल है? तो भाई आज का होमवर्क क्या है? हाँ जी, बिगिनर स्टेप 1 और बिगिनर स्टेप 2। दूसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके अलावा कल याद है गेम खेला, हमने गेम खेला था। आपको पता है ना, मैं कभी भी घर पर कुछ लेकर नहीं जाता, प्यार मोहब्बत से यहीं पर जो है हो जाता है। जितनी बात आप करोगे उतनी बात मैं भी करूँगा, नहीं तो मेरे को बड़ा रिग्रेट होगा। बताओ, मैं पढ़ा रहा था, बच्चे बात कर रहे थे, तो अपना रिग्रेट मैं वापस आपको देकर जाऊँगा। जैसे अब मैं बात कर रहा हूँ, अब आपको लग रहा है सर टाइम, अगला टॉपिक मैं शुरू कर सकता हूँ। पहले बता रहा हूँ, बातें बिल्कुल जो है मत किया करो, ठीक है? बातें करोगे तो गड़बड़ जो है हो जाएगी। मेरे अंदर का रावण जाग जाता है। तुम्हारे अंदर क्या है? कुंभकर्ण सोया रहता है। ये भी ठीक है, चलो। हाँ, कोशिश करो बातें पर, ठीक है? एक आदत आपकी बनी हुई है, पर बातों से होता क्या है? 2 चीज़ें। एक तो कंसंट्रेशन आपकी सारी खराब होती है, एनर्जी आपकी वेस्ट होती है। जब हम प्रमोशन पढ़ रहे थे, वो जो कंसंट्रेशन थी, खुद सोचो, वो कंसंट्रेशन जब होती है एनर्जी वेस्ट नहीं होती, बल्कि आपकी एनर्जी और बढ़ जाती है। जब आप अच्छे से पढ़ते हो, थकान नहीं होती, आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आता है और आपके आसपास पॉजिटिव वाइब्रेशंस होती है। पर जैसे ही आप बोलना शुरू करते हो, एनर्जी सारी ड्रेन हो जाती है, एनर्जी सारी की सारी जो है ड्रेन होती है, और साथ ही साथ एक नॉइज आनी शुरू होती है जो नेगेटिव वाइब्रेशन जो है लेकर आती है। कुछ चीज़ें तभी, जितने भी टॉप के लोग हैं, जितने भी बेस्ट लोग हैं, ज़्यादा नहीं बोलते। पॉलिटिशियन की बात नहीं कर रहा, वो तो फालतू बोलते ही हैं, पर हमने कहा टॉप के जो लीडर्स की बात करें, जितने बिजनेस लीडर्स हैं, जितने सेंट हैं, वो ज़्यादा नहीं बोलते। अपनी एनर्जी को बड़ा बचा कर जो है रखते हैं, उतना ही बोलते हैं जितनी ज़रूरत हो। एनीवेज, तो वही आप चेक करें क्या बात कर रहे थे, भूल गया मैं,
है ना, बुला दिया, सारा फ्लो जो है टूट गया। हाँ एनीवेज, बिगिनर स्टेप 1 करना है, बिगिनर स्टेप 2 करना है, प्लस जो कंसेप्ट रजिस्टर है उसकी प्रैक्टिस जो है करनी। इसके अलावा कोई किताब आपको नहीं उठानी, कोई भी किताब उठानी। और इवन इस किताब में भी एक्सरसाइज में आपको सब कुछ बताऊंगा, सीक्वेंस में चलेंगे। पहले बिगिनर स्टेप करेंगे, फिर एक्सरसाइज करेंगे, फिर सेल्फ एवेल्यूएशन टेस्ट में आपको डेली होमवर्क दूंगा, डेली होमवर्क डिस्कस जो है करेंगे। तो मैथ्स की किताब आपको डेली जो है लेकर आनी जो है होगी। क्या ये बात क्लियर है? इसके अलावा कोई भी किताब मेरे अकाउंट्स में भी और मैथ्स में भी किताब आपको उठाने की ज़रूरत जो है वो आपको नहीं होती। मतलब सिर्फ मेरी किताब मोर देन सफिशिएंट है। आईसीआई किताब हमने सारा इनकॉर्पोरेट इसमें कर रखा है, मतलब आईसीआई किताब ऑलरेडी इसके अंदर इनकॉर्पोरेटेड है। आईसीआई के कुछ आरटीपीज होते हैं इनकॉर्पोरेटेड है, आईसीआई के मॉक टेस्ट पेपर्स होते हैं इनकॉर्पोरेटेड है, आईसीआई के पास एग्जामिनेशन सब इनकॉर्पोरेटेड है कि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत जो है ना पड़े। आपका पूरा फोकस बस इस किताब पर जो है रहना चाहिए। और लास्ट बस आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपका फ्लो बहुत अच्छा चल रहा है, पर डेली कम से कम 5 बार नंबर सिस्टम रेशियो प्रपोर्शन 5 बार कम से कम जो है आप याद जरूर जो है करना, चाहे बोलकर चाहे कैसे भी, पर 5 बार हो सके 10 बार डेली जो है याद कर लेना। अभी होता क्या है, मेरा जो एक्सपीरियंस है सब कुछ समझ आ रहा है, पहले एक हफ्ते तो बच्चे पढ़ते हैं, होमवर्क करते हैं, सब कुछ करते हैं, उसके बाद बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस में आते हैं। अभी मैथ्स तो हो गया, और जिस दिन ओवर कॉन्फिडेंस में आए बस उस दिन आपकी उल्टी गिनती जो है शुरू आती है। डेली 5 बार रिवाइज करना है और इन चीज़ों की प्रैक्टिस जो है करते चले जाना। ठीक है, तो आज के लिए फिर इतना ही जो है हम रखते हैं। थैंक यू सो मच, कीप स्माइलिंग, गॉड ब्लेस यू। ओके, टाटा, बाय बाय।